प्यारे बच्चों, राजस्थान बोर्ड क्लास चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम राजस्थान बोर्ड यानी कि आरबीएससी के कक्षा 10वीं के गणित के अध्याय 5 समांतर श्रेणियां की प्रश्नावली 5.2 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, जिससे आपको प्रश्नावली 5.2 के सभी प्रश्नों के हल आसान तरीके से समझ में आ जाएंगे। प्रश्न एक बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न एक में हमसे कहा गया है निम्नलिखित सारणी में, नीचे में एक सारणी दी गई है, रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी, एनवा पद एन है। ठीक है, तो हमें जो है बोला गया है कि एपी तो है, ये बताया गया है कि जो सारणी में जो भी सूची है वो एपी है। ठीक है, इस सारणी में 5 भाग हैं, तो हम इस प्रश्न के पांचों भागों को हल करेंगे। ठीक है, अब हर एक भाग में हमें कुछ 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 दे रखा है, बस एक चीज नहीं दे रखी जो ज्ञात करनी है। ठीक है, जैसे पहले भाग में हमें ए एन ज्ञात करना है, एनवा पद। ठीक है, दूसरे भाग में हमें डी ज्ञात करना है, सार्वंतर। तीसरे भाग में हमें ए ज्ञात करना है, प्रथम पद। चौथे भाग में हमें एन ज्ञात करना है, और पांचवें भाग में हमें ए एन ज्ञात करना है, एनवा पद। ठीक है, तो इसको हल करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी कि हम मान लेंगे कि ए1 ए2 ए3 से लेकर ए एन माइनस वन ए एन एक हमारी एपी है, जिसका प्रथम पद ए है और सार्वंतर डी है, और उस एपी में कितने पद हैं, एन, तभी हमने लिखा ए एन। ठीक है, तो दोस्तों हमने अध्याय 5 के परिचय के वीडियो में पढ़ा था, एनवें पद का सूत्र होता है ए एन बराबर ए धन कोष्टक में एन माइनस वन गुणा डी। ये हम अध्याय 5 के परिचय के वीडियो में पढ़ चुके हैं, आप हमारा वो वीडियो अवश्य देखें। तो इसी सूत्र पर आधारित है आपका प्रश्न एक। तो आइए हम एक एक करके प्रश्न के पांचों भागों को हल कर लेते हैं। आइए दोस्तों, प्रश्न के पहले भाग को हल कर लेते हैं। प्रश्न के पहले भाग में हमें ए प्रथम पद दे रखा है 7, सार्वंतर डी दे रखा है 3, और पद दे रखे हैं एन बराबर 8। तो हमें ए एन, ठीक है, एनवा पद निकालना है, अर्थात 8वां पद निकालना है। तो दोस्तों जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। ए दे रखा है हमें प्रथम पद 7, डी दे रखा है सार्वंतर 3, ठीक है, एन दे रखा है हमें 8, तो हमने लिख लिया। और हमें ज्ञात क्या करना है, ए एन। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों हम जानते हैं ए एन का सूत्र होता है ए एन बराबर ए धन एन माइनस वन गुणा डी। ठीक है, तो हमें ए पता है, डी पता है और एन पता है, तो सबके मान रख देंगे। ए एन कितना होगा हमारा, ए की जगह रख देंगे हम 7 धन एन माइनस एक है तो एन की जगह रख दिया 8 माइनस एक गुणा डी, तीन है तो डी की जगह रख दिया 3। अब हम इसको हल कर लेते हैं। ए एन हो जाएगा 7 की जगह तो 7 रख दिया, धन 8 माइनस एक कितना हो जाएगा 7, गुणा 3 वही की वही रख दिया। इसको और हल कर लेते हैं। 7 धन 7 गुणा 3 हो जाएगा 21, और 7 धन 21 कितना हो जाएगा 28। तो ए एन हमारा आ जाएगा 28। यही हमारे प्रश्न के पहले भाग का उत्तर, ए एन बराबर 28। के दूसरे भाग को हल कर लेते हैं। प्रश्न के दूसरे भाग में हमें दे रखा है प्रथम पद ए बराबर -18, तो हमने लिख लिया। डी हमें ज्ञात करना है, ठीक है, एन हमें दे रखा है 10, ठीक है, डी ज्ञात करना है तो हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। एन हमें दिया गया है 10, तो हम एन बराबर 10 लिख लेते हैं, और ए एन हमें दे रखा है 0, तो हमने ए एन लिख दिया 0। इसको भी हम उसी सूत्र से हल करेंगे, ए एन बराबर ए धन एन माइनस वन गुणा डी। इस सूत्र को तो आप हमेशा के लिए याद ही कर लीजिए। ठीक है, ए एन कितना दे रखा है हमें 0, तो ए एन की जगह लिख दिया 0। ए कितना दे रखा है -18, तो ए की जगह लिख दिया -18, धन एन कितना दे रखा है 10, तो ये हो जाएगा 10 माइनस एक। डी हमें ज्ञात करना है तो गुणा डी कर दिया। अब इसको हल कर लेते हैं। ठीक है, अब ये जो -18 है बाईं तरफ जाएगा तो धन के 18 हो जाएगा, तो हमने इसको 18 लिख दिया। ठीक है, अब 10 माइनस एक कितना होता है 9, तो ये हो गया 9 डी, तो 9 डी बराबर हो जाएगा हमारा 18। ठीक है, 18 बराबर 9 डी है तो 9 डी बराबर 18 हो जाएगा। ठीक है, 9 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो बट्टे में चला जाएगा, तो डी बराबर हो जाएगा 18/9। 18 में 9 का भाग देंगे तो डी आ जाएगा हमारा 2। यही हमारा उत्तर है प्रश्न के दूसरे भाग का। प्रश्न के तीसरे भाग को हल कर लेते हैं। प्रश्न के तीसरे भाग में हमें ए ज्ञात करना है, तो हमने लिख दिया ए बराबर क्वेश्चन मार्क। डी सार्वंतर हमें -3 दे रखा है तो लिख लिया हमने। एन दे रखा है हमें 18, और ए एन दे रखा है -5। ठीक है, तो वही सूत्र लगा लेंगे हम, ए एन बराबर ए धन एन माइनस वन गुणा डी। ठीक है, ए एन कितना है -5, तो ए एन की जगह लिख दिया -5 बराबर ए हमें ज्ञात करना है धन एन, एन कितना 18, तो ये होगा 18 माइनस एक, डी कितना दे रखा है -3, तो लिख दिया -3। इसको हल कर लेते हैं हम। -5 को वही लिखा बराबर ए वही लिखा धन 18 माइनस एक कितना हो जाएगा 17, गुणा में -3 है ही। इसको और हल कर लेते हैं हम। -5 को वही लिखा बराबर ए धन, ठीक है, अब धन है और ये ऋण है तो क्या हो जाएगा माइनस, ऋण हो जाएगा, और 17 तिया 51, तो ये हो जाएगा a -51। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं, और -51 दाईं तरफ जाएगा
तो धन का हो जाएगा, तो ये हो गया -5 धन 51 बराबर ए। ठीक है, और -5 51 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा 46, तो 46 बराबर ए हो गया, यानी कि ए बराबर 46। यही हमें ज्ञात करना था, तो यही प्रश्न के इस भाग का उत्तर है हमारा, ए बराबर 46। आइए दोस्तों प्रश्न के चौथे भाग को हल कर लेते हैं। यहाँ पे हमें ए बराबर दे रखा है -18.9, डी दे रखा है 2.5, एन हमें ज्ञात करना है और ए एन दे रखा है 3.6। वही सूत्र लगा देंगे, ए एन बराबर ए धन एन माइनस वन गुणा डी। मान रख देंगे, ए एन है 3.6, तो ए एन की जगह रख दिया 3.6 बराबर ए है 18.9 -18.9, तो ए की जगह रख देंगे -18.9 धन एन ज्ञात करना है, तो एन की जगह एन ही रखेंगे -1 गुणा में डी है, डी की जगह रख देंगे 2.5। अब ये -18.5 को जो है -18.9 को दाईं तरफ ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3.6 -18.9 बाईं तरफ आएगा तो धन का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा धन का 18.9 बराबर n-1 गुणा 2.5। ठीक है, 3.6 धन 18.9 हो जाएगा हमारा 22.5 बराबर में n-1 गुणा 2.5 है ही। इसको हम लिख सकते हैं n-1 गुणा 2.5 बराबर 22.5, एक ही बात है, बराबर को बाईं तरफ लिखें या दाईं तरफ लिखें। अब हम क्या करेंगे, 2.5 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो वो बट्टे में चला जाएगा, तो n-1 कितना हो जाएगा 22.5 बटे 2.5। अब इसको भाग देंगे, ठीक है, तो दशमलव दशमलव ऊपर नीचे की हटा देते हैं, तो हमें n-1 मिल जाएगा, ऊपर 225 नीचे 25, 225 में 5 का भाग देंगे, 25 का भाग देंगे तो हमें मिलेगा 9, तो n-1 मिल जाएगा हमें 9। अब ये -1 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा n बराबर 9 धन 1। ठीक है, 9 धन 1 होता है 10, तो n बराबर हमारा हो जाएगा 10। यही हमारे प्रश्न के इस भाग का उत्तर है दोस्तों, n बराबर 10। ये दोस्तों प्रश्न के पांचवें और अंतिम भाग को हल कर लेते हैं। यहाँ पे हमें ए दे रखा है 3.5, डी दे रखा है 0, एन दे रखा है 105 और ए एन हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो वही सूत्र लगा देंगे, ए एन बराबर ए धन n-1 गुणा डी, सबके मान रख देंगे। ए एन हमें ज्ञात करना है तो ए एन लिख दिया, ए है 3.5 वो लिख दिया, धन n-1 एन है 105 लिख दिया, -1 डी है 0 तो डी की जगह लिख दिया 0 0। ठीक है, अब ये हो जाएगा, इसको हल कर लेते हैं, 3.5 धन 105 में से 1 गया तो 104 गुणा में 0। अब दोस्तों किसी के भी गुणा में 0 हो तो वो 0 ही हो जाता है, 0 हो जाता है, तो 104 गुणा 0 कितना हो जाएगा 0 0, तो ये होगा 3.5 धन 0। अब किसी में 0 को जोड़ो तो वही संख्या मिलती है हमें, तो 3.5 धन 0 कितना होगा 3.5, तो ए एन आ जाएगा हमारा 3.5। यही हमारे प्रश्न के पांचवें भाग का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न 2 बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न 2 में 2 भाग हैं, हम दोनों भागों को हल करेंगे। प्रश्न 2 में हमसे कहा गया है निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। हमें प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं और हमें चुनना है कि कौन सा विकल्प हमारा उत्तर है। ठीक है, प्रश्न के पहले भाग में हमें दिया गया कि एक एपी है 10 7 4। ठीक है, इसका 30वां पद क्या होगा। ठीक है, इन चारों विकल्पों में से तो दोस्तों हमें प्रथम पद दे रखा है, कौन क्या है वो 10। ठीक है, तो a1 बराबर a बराबर 10 लिख दिया हमने। ठीक है, और हमें n बराबर दे रखा है 30, क्योंकि हमें 30वां पद ज्ञात करना है तो n 30 होगा हमारा। ठीक है, और a 30 हमें ज्ञात करना है, तो इसके लिए पहले तो हमें सार्वंतर ज्ञात करना जरूरी है। तो सार्वंतर का सूत्र क्या होता है, d बराबर a2 माइनस a1। ठीक है, क्योंकि ये ap है तो a2 मतलब दूसरा पद और a1 मतलब पहला पद। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं d बराबर a2 की जगह होगा 7 तो लिख दिया 7, माइनस a1 की जगह होगा 10 तो लिख दिया 10। 7 माइनस 10 कितना होता है दोस्तों -3, तो d बराबर सार्वंतर हमारा आ गया -3। ठीक है, अब हम जानते हैं सूत्र an बराबर होता है a धन n-1 गुणा d। ठीक है, तो हमें a 30 निकालना है, तो n की जगह रख देंगे हम 30। ठीक है, और a हमें दिया गया है 10 और d हमने निकाल लिया -3। ठीक है, तो a 30 क्या होगा हमारा, a की जगह रख देंगे 10 धन n की जगह रख देंगे 30, 30 माइनस 1 गुणा d की जगह रख देंगे -3। ठीक है, इसको अब बस हल कर लेंगे हम, तो a 30 होगा 10 धन 30 माइनस 1 कितना होगा 29, तो लिख दिया 29 माइनस 29 गुणा -3, क्योंकि -3 गुणा में है पहले से ही, तो 30 माइनस 1 हो गया 29 और गुणा में -3। इसको हल कर लेते हैं, ये हो जाएगा 10 धन 29 गुणा -3 हो जाएगा -87, तो लिख दिया हमने -87। और 10 में से 87 को घटाएंगे तो कितना होगा -77, तो a 30 हमारा आ गया -77। अब आप देखिए -77 कौन सा है इसमें, सी, विकल्प सी है -77, तो हमारा उत्तर क्या होगा कि अतः विकल्प सी सही है।
ये हमारा उत्तर होगा ए थी -77 और विकल्प कौन सा सही है? सी। ये दोस्तों प्रश्न के दूसरे भाग को हल कर लेते हैं। यहाँ पे हमें एपी दे रखी है -3 -1/2 2 और इसका 11वां पद क्या होगा ये हमें विकल्पों में से बताना है। ठीक है, 4 विकल्प हमें दिए गए हैं तो जो दिया गया उसे लिख लेते हैं। प्रथम पद क्या है? -3 एपी का, तो a1 बराबर a बराबर -3 लिख दिया। ठीक है, कौन सा पद हमें ज्ञात करना है? 11वां, तो n बराबर हो जाएगा 11 और हमें ज्ञात क्या करना है? a11। ठीक है, nवां पद। ठीक है दोस्तों, इसके लिए हमें पहले क्या निकालना होगा? सार्वंतर। सार्वंतर का सूत्र क्या होता है? d बराबर a2 - a1। ठीक है, a2 मतलब कि दूसरा पद जो कि यहाँ पे -1/2 है और a1 यानी कि पहला पद जो कि -3 है, तो रख देते हैं। d बराबर हो जाएगा -1/2, माइनस का चिन्ह लगा देंगे और पहला पद है -3 तो कोष्टक में लिख दिया हमने -3। अब हम इसको हल कर लेते हैं। -1/2 तो वही होगा, ये माइनस माइनस धन का हो जाएगा, धन का 3। अब इसको हल कर लेते हैं हम, तो एक -1/2 के बटे में तो 2 है, 3 के बटे में कुछ नहीं, तो दोनों के बटे में हमने लिख दिया 2, तो ऊपर हो जाएगा -1 धन। 3 के बटे में कुछ नहीं था तो 3 के बटे में 2 लिखा है तो 2 का गुणा होगा 3 से, तो लिख दिया 2 गुणा 3। अब इसको हल कर लेते हैं। -1 2 धन 2 गुणा 3 कितना हो जाएगा? 6, तो ये हो गया धन 6, बटे में 2 है, 6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 5, तो डी बराबर आ जाएगा हमारा 5/2। ठीक है, अब हम ए एन का सूत्र जानते हैं। ए एन बराबर होता है ए धन n - 1 गुणा डी। ठीक है, ये हम जानते हैं। अब हमें ए पता है -3, डी निकाल लिया 5/2 और n जानते हैं 11। ठीक है, रख देंगे सूत्र में, तो ए 11 क्या होगा? ए की जगह रखेंगे -3, ठीक है, धन n की जगह रखेंगे 11, तो 11 - 1 गुणा डी की जगह कितना रखेंगे? 5/2। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं थोड़ा सा। ये 11 कितना होगा? -3 तो वही रखा, 11 में से 1 गया तो बचेगा 10 गुणा 5/2। अब इसको आगे हल कर लेते हैं हम। तो दोस्तों हम निकाल चुके हैं ए 11 बराबर -3 धन 10 गुणा 5/2। अब देखो 10 में 2 का भाग दे देंगे हम तो 5 बचेगा, तो हमें क्या मिलेगा? -3 धन, ये 10 में 2 का भाग गया तो 5 गुणा में 5, तो ये हो गया 5 गुणा 5। ठीक है, 5 गुणा 5 कितना होता है? 25, तो हमने लिख दिया 11 बराबर -3 धन 5 गुणा 5 को लिख दिया 25, और ये धन का 25 है, ये -3 है, तो 25 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा? 22, तो ये 11 बराबर मिला हमें 22। अब हम देखेंगे कि विकल्पों में 22 कहाँ मिल रहा है? बी विकल्प में, बी विकल्प है हमारा 22, तो हम कह सकते हैं अतः विकल्प बी सही है। यही हमारे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर है दोस्तों। बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक राजस्थान बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब बटन को दबाकर, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फायदा होगा कि जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा, और जब भी आप YouTube पर वीडियोस को सर्च करेंगे तो हमारे चैनल के वीडियोस आपको ऊपर नजर आने लगेंगे। बच्चों, इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोस को देखने के लिए आप कभी भी आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। प्रश्न 3 बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न 3 में हमसे कहा गया है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में, ठीक है, मतलब हमें एपी दे रखी है, समांतर श्रेणियां दे रखी हैं, रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मतलब हमें ये 5 भाग दिए प्रश्न के, पांचों भागों में जो सूची है वो समांतर श्रेणी है। ठीक है, एपी है, ये तो प्रश्न में बता दिया गया है। ठीक है, और हमें कुछ पद दे रखे हैं और हमें कुछ पद ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम प्रश्नों को हल कर लेंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न में भी हम मान लेंगे कि a1 a2 a3 an-1 an एक एपी है जिसका प्रथम पद a है और सार्वंतर d है। तब क्या होता है? nवां पद क्या होता है इस एपी का? an बराबर a धन n-1 गुणा d। ये हम अध्याय 5 के परिचय के वीडियो में पढ़ चुके हैं। आइए अब हम प्रश्न के पहले भाग को हल कर लेते हैं। ये दोस्तों प्रश्न के पहले भाग को हल कर लेते हैं। यहाँ पे हमें पहला पद दे रखा है a बराबर 2। ठीक है, ये दिया हुआ है हमें, तो हमने लिख लिया a बराबर 2, और दूसरा पद हमें ज्ञात करना है और तीसरा पद हमें दे रखा है। तो a3 हमें दे रखा है 26 और a2 हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम जानते हैं दोस्तों, हमने अध्याय 5 के परिचय के वीडियो में पढ़ा हुआ है an बराबर n में nवां पद क्या होता है? an बराबर a धन n-1 गुणा d। तो यहाँ पर हमें तीसरा पद दे रखा है, तो इसमें हम ये सूत्र लगा देंगे कि तीसरे पद के लिए, तो हमने लिख दिया an बराबर a3 बराबर a की जगह कितना लिख देंगे? 2 धन, अब a3 है तो n की जगह कितना लिख देंगे? 3, -1 तो है ही, गुणा d, d हमें पता नहीं है तो हमने d लिख दिया, और a3 कितना दे रखा है? 26, तो हमने लिख दिया बराबर 26। इसको हल कर लेते हैं।
तो 2 धन तो वही हो जाएगा हमारा 2 धन, 2 माइनस 1 कितना, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2 गुणा डी, 3 माइनस 1 होगा 2, तो ये हो गया 2d बराबर 26। इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 में से 2 कॉमन लिया तो बचा 1 धन 2d में से 2 कॉमन लिया तो बचेगा d बराबर 26। 26 में 2 का भाग देंगे, ठीक है, इस 26 में 2 का भाग देंगे तो बचेगा 13, तो 1 धन d आ जाएगा हमारा 13, एक को दाईं तरफ ले जाएंगे तो ऋण का हो जाएगा, तो d बराबर हो जाएगा 13 माइनस 1, 13 में से 1 गया तो d आ गया हमारा 12। ठीक है, अब d हमने निकाल लिया 12, अब हमें निकालना है a2, तो a2 क्या होगा, यही वाला सूत्र लगाएंगे हम। ठीक है, तो a की जगह रख देंगे 2 धन a2 है तो n की जगह कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 है, और d की जगह कितना रख देंगे 12, क्योंकि d हम 12 निकाल चुके हैं। बस अब इसको हल कर लेते हैं। ठीक है, 2 धन 2 में से 1 गया तो बचा 1 गुणा में 12, 1 गुणा 12 कितना होगा 12, तो ये हो जाएगा 2 धन 12, 2 धन 12 कितना हो जाएगा 14, तो a2 आ गया हमारा 14। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसका मान कितना आ गया 14, तो हमने लिख दिया बक्से में 14। यही हमारा उत्तर है प्रश्न के इस भाग का, a2 बराबर 14। प्रश्न के दूसरे भाग को हल कर लेते हैं। यहाँ पे हमें पहला पद नहीं दे रखा है, दूसरा पद दे रखा है 13, तीसरा पद नहीं दे रखा है, ज्ञात करना है, और चौथा पद दे रखा है 3। ठीक है, तो जो दे रखा है वो लिख लेते हैं हम। हमें दूसरा पद दे रखा है तो a2 बराबर हो गया 13, और हमें चौथा पद दे रखा है तो a4 बराबर हो गया 3। हमें a निकालना है या a1 कह दें, ठीक है, और हमें a3 निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो हम जानते हैं सूत्र क्या होता है an का, an बराबर a धन n माइनस 1 गुणा d, ये हमारा सूत्र होता है। ठीक है, तो a2 बराबर कितना होगा, a धन n की जगह रख देंगे 2 माइनस 1 गुणा d बराबर 13। इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा a धन 2 में से 1 गए तो कितना बचा 1, तो 1 गुणा d कितना हो जाएगा d, तो a धन d बराबर हो गया 13। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, अब a4 बराबर दे रखा है 3। ठीक है, तो a4 बराबर क्या होगा, a सूत्र से देखिए a धन n की जगह कितना रख देंगे 4, तो ये होगा 4 माइनस 1 गुणा d बराबर दे रखा है हमें a4 बराबर 3, तो रख दिया 3। इसको हल कर लेते हैं, a धन 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3d बराबर 3। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 2। अब दोस्तों अध्याय 3 में हमने एक विलोपन विधि पढ़ी थी, जिसमें हम दो समीकरणों को हल करते हैं और दो चरों के मान निकालते हैं। तो यहाँ पर हमारे चर हैं a और d, तो हमें a और d के मान निकालने हैं पहले। ठीक है, तो हम विलोपन विधि का इस्तेमाल करेंगे। तो हम क्या कर देते हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं। ठीक है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे, तो क्या करेंगे, पहले समीकरण 2 का बाईं तरफ a धन 3d लिख दिया, फिर माइनस का चिन्ह लगा दिया, फिर समीकरण 1 का बाईं तरफ a धन d लिख दिया, बराबर में समीकरण 2 का दाईं तरफ 3 है वो लिख दिया, माइनस का चिन्ह लगा दिया, फिर समीकरण 1 के दाईं तरफ है 13 वो लिख दिया। अब इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। ठीक है, बस कोष्टक को खोल लेते हैं। यहाँ पर a धन 3d तो लिख लिया हमने, कोष्टक को खोला तो हो गया माइनस a, और डी भी माइनस का हो गया, क्योंकि माइनस और प्लस का गुणा करते हैं तो माइनस आता है, तो माइनस से माइनस डी आया, और ये है 3, ये है -13, तो ये आ गया हमारा -10। तो इसको अब थोड़ा सा हल कर लेते हैं दोस्तों, ये है प्लस धन का ए और ये है ऋण का ए, तो ये दोनों ये आपस में कट जाएंगे। अब 3d में से माइनस डी करेंगे तो 2d बचेगा 2d, तो 2d बराबर कितना हो जाएगा -10। ठीक है, अब 2 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो बट्टे में चला जाएगा, तो d बराबर हो जाएगा -10 बटा 2, 10 में 2 का भाग देंगे तो बचेगा 5, और माइनस का चिन्ह है तो d बराबर आ जाएगा हमारा -5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, d बराबर -5 का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 क्या है हमारा, a धन d बराबर 13। ठीक है, तो a धन d बराबर 13 है, d का मान रख देंगे -5, तो ये हो जाएगा a धन -5 बराबर 13, ये है प्लस ये है माइनस तो हो जाएगा माइनस, तो a -5 बराबर 13। अब -5 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो धन का 5 हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा 13 धन 5, 13 धन 5 होता है 18, तो a बराबर आ गया हमारा 18। ठीक है, तो जो पहला पद निकालना था 18 हमने निकाल लिया, तो हमने यहाँ पे लिख दिया a बराबर 18। ठीक है, अब हमें कौन सा पद निकालना है, तीसरा पद a3। तो हम जानते हैं an का सूत्र an बराबर a धन n माइनस 1 गुणा d। ठीक है, हमें निकालना है a3, तो a3 बराबर कितना होगा, a की जगह रख देंगे 18, अभी हमने निकाला 18 धन n कितना होगा, a3 है तो n बराबर होगा 3, तो ये हो गया 3, -1 है तो -1 गुणा में d कितना है हमारा, हमने निकाला है -5, तो d की जगह रख दिया हमने -5। अब इसको हल कर लेते हैं, तो a3 बराबर 18 को तो हमने 18 लिख दिया, धन 2 माइनस 1 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, तो लिख दिया 2, और गुणा में -5 पहले से ही है। अब इसको हल कर लेते हैं, ये है प्लस ये है माइनस, तो माइनस हो जाएगा, 2 गुणा 5 कितना होगा 10,
तो ये हो जाएगा माइनस का 10, तो A3 हो जाएगा 18 और ये प्लस माइनस हो गया माइनस और 2 गुणा 5 हो गया 10, तो ये हो गया -10। 18 में से 10 जाएगा तो बचेगा 8, तो A3 आ जाएगा हमारा 8। तो हम लिख देते हैं खाने में A3 बराबर 8। यही हमारे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर है दोस्तों। आइए दोस्तों प्रश्न के तीसरे भाग को हल कर लेते हैं। यहाँ पे हमें समांतर श्रेणी दे रखी है 5 खालिस्तान खालिस्तान और 9 सही 1/2। तो जो हमें दिया गया है वो लिख लेते हैं। पहला पद ए दे रखा है हमें 5, तो हमने लिख दिया ए बराबर 5। और पहला दूसरा तीसरा चौथा पद दे रखा है 9 सही 1/2, तो A4 बराबर 9 सही 1/2। 9 सही 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 9 गुणा 2 18 धन 1 19, तो 19/2 लिख दिया हमने। हमें ज्ञात क्या करना है, दूसरा और तीसरा पद, तो A2 ज्ञात करना है और A3 ज्ञात करना है। दोस्तों अध्याय 5 के परिचय के वीडियो में हमने पढ़ा था an बराबर a धन n-1 गुणा d। ठीक है, तो हमें A4 दे रखा है, तो A4 बराबर कितना होगा, a की जगह रख देंगे 5, तो a की जगह रख दिया 5 धन n, A4 है तो n की जगह रखेंगे 4, क्योंकि A4 निकाल रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा 4 - 1 गुणा d। और A4 कितना दे रखा है 19/2, तो हमने लिख दिया 19/2। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं। तो 5 धन तो वही रहेगा, 4 - 1 कितना हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3 गुणा डी यानी कि 3d। तो हमने लिख दिया 3d बराबर 19/2। अब इस 5 को दाईं तरफ ले जाते हैं तो ऋण का 5 हो जाएगा, तो 3d बचेगा बाईं तरफ, तो 3d बराबर कितना बचेगा 19/2 माइनस 5। ठीक है, अब दोनों के बटे में क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, क्योंकि 5 के बटे में कुछ भी नहीं है, तो दोनों के बटे में 2 लिख देते हैं। तो 3d बराबर बटे में लिख दिया 2, 19 के बटे में 2 था, तो 19 की गुणा किसी से नहीं होगा तो इसको 19 ही लिखेंगे। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब 5 के बटे में कुछ नहीं था तो 5 का गुणा 2 से होगा, तो -5 गुणा 2 लिख दिया। ठीक है, बटे में 2 हो गया, तो 3d बराबर कितना हो जाएगा 19 माइनस 5 गुणा 2 को लिख देंगे 10 बटे में 2। 19 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 9, तो ये हो जाएगा 3d बराबर 9/2। 3 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो बटे में जाएगा, तो यहाँ बचेगा d बराबर 9/2 था, गुणा में 3 हो जाएगा बटे में। 9 में 3 का भाग देंगे तो 3 चला जाएगा नीचे वाला, ऊपर वाले 9 में 3 का भाग देंगे तो बचेगा 3, तो d बराबर आ जाएगा हमारा 3/2। ठीक है, अब हमें A2 निकालना है, तो A2 क्या होगा, a धन n-1 गुणा d। a की जगह क्या रख देंगे हम 5, तो a की जगह रख दिया 5 धन n की जगह क्या रख देंगे, A2 है तो n की जगह रख देंगे 2, तो ये हो जाएगा 2 - 1 गुणा d। हमने कितना निकाला है 3/2, तो d की जगह रख दिया हमने 3/2। अब बस इसको हल कर लेते हैं। तो A2 बराबर 5 तो है ही हमारा धन, 2 - 1 कितना होगा 1, 1 गुणा 3/2 कितना हो जाएगा 3/2। इसको हल कर लेते हैं। 5 के बटे में कुछ नहीं है, 3 के बटे में 2 है, तो दोनों के बटे में हम कितना रख देंगे 2। 5 के बटे में कुछ नहीं था तो 5 का गुणा हो जाएगा 2 से, धन का चिन्ह है तो धन का चिन्ह लगा दिया। 3 के बटे में 2 था तो ये 3 ही रहेगा। अब 5 गुणा 2 कितना हो जाएगा 10, तो ये आ जाएगा 10 धन 3/2। 10 धन 3 कितना हो जाएगा 13, तो ये A2 आ गया हमारा 13/2। ठीक है, तो एक तो हम 13/2 लिख सकते हैं कोष्टक में। ठीक है, पर जो चौथा पद दे रखा है वो कैसे रूप में दे रखा है 9 सही 1/2, तो इसको भी उसी रूप में लिख लेते हैं। तो 13/2 को हम लिख सकते हैं 6 सही 1/2। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 6 सही 1/2। ठीक है, तो यही हमारा प्रश्न का उत्तर होगा, A2 बराबर 6 सही 1/2। अब हम निकालते हैं A3। हमने A2 निकाल लिया, अब हमें निकालना है A3। A3 के लिए भी हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे, an बराबर a धन n-1 गुणा d। ठीक है, तो A3 कितना हो जाएगा, a की जगह रख देंगे हम 5 धन n की जगह रख देंगे 3, क्योंकि A3 निकाल रहे हैं तो n की जगह रख दिया 3, तो ये हो गया 3 - 1 गुणा d। d कितना निकाला हमने 3/2, तो d की जगह रख दिया 3/2। अब इसको हल कर लेते हैं। तो A3 बराबर कितना होगा 5 धन 3 - 1 हो जाएगा 2, गुणा में 3/2 है तो गुणा में 3/2 लिख दिया। अब ये 2 ऊपर है ये 2 नीचे है, तो 2 से 2 कट जाएगा ऊपर नीचे, तो ऊपर बचेगा सिर्फ 3, तो A3 हो जाएगा हमारा 5 धन 3, 5 धन 3 होता है 8, तो A3 हो गया हमारा 8। ठीक है, तो यहाँ पर हम रख देंगे A3 बराबर 8 बक्से में, तो यहाँ पर बक्से में हमने रख दिया 8। यही हमारे प्रश्न के इस भाग का उत्तर है दोस्तों। तो प्रश्न के चौथे भाग को हल कर लेते हैं। यहाँ हमें सूची दे रखी है -4, फिर रिक्त स्थान रिक्त स्थान रिक्त स्थान रिक्त स्थान और 6। तो जो हमें दिया गया वो लिख लेते हैं। हमें a बराबर -4 दे रखा है, और देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और छठवा A6 बराबर हमें 6 दे रखा है। और हमें निकालना कौन सा पद है, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। तो हमें A2 निकालना है, A3 निकालना है, A4 निकालना है और A5 निकालना है। ठीक है, अब हम जानते हैं सूत्र इसका, an बराबर होता है a धन n-1 गुणा d। ठीक है, तो A6 के लिए ये सूत्र लगा देंगे हम पहले। ठीक है, तो A6
ए एन बराबर ए सिक्स बराबर कितना होगा, एक ही जगह रख देंगे -4 धन ए सिक्स है तो एन की जगह कितना रख देंगे 6, तो ये होगा 6 - 1 गुणा डी, और ए सिक्स कितना दे रखा है 6, तो ए सिक्स बराबर रख दिया हमने 6। अब बस इसको हल कर लेते हैं। तो -4 को वही लिखा हमने, 6 - 1 कितना हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 5 डी, तो धन 5 डी बराबर 6। अब ये -4 को दाएं तरफ ले जाएंगे तो धन का 4 हो जाएगा, तो बाईं तरफ बचेगा सिर्फ 5 डी, तो 5 डी बराबर 6 धन 4, 6 धन 4 होता है 10, तो 5 डी बराबर हो गया 10। अब 5 को दाएं तरफ ले जाएंगे तो बट्टे में चला जाएगा, तो डी बराबर 10/5, 10 में 5 का भाग देंगे तो मिलेगा हमें डी बराबर 2, तो हमें सार्वधातुक डी बराबर 2 मिल गया। अब बस हमें ए पता ही है, तो A2 A3 A4 A5 निकाल लेते हैं हम एक एक करके। ठीक है जी, किस सूत्र से, इसी सूत्र से, एन बराबर ए धन एन माइनस वन गुणा डी से। ठीक है, तो A2 कितना होगा, ए की जगह कितना रखेंगे -4, तो ए की जगह रख दिया -4 धन A2 है तो n माइनस वन, तो n की जगह A2 है तो n की जगह रखेंगे 2, तो ये हो जाएगा 2 - 1 गुणा डी। ठीक है, डी की जगह कितना रख देंगे 2, तो डी की जगह रख देंगे 2 क्योंकि डी हमारा 2 है। अब बस इसको हल कर लेते हैं, तो -4 धन 2 - 1 कितना हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1 गुणा 2, 1 गुणा 2 कितना होता है 2, तो A2 कितना हो जाएगा 4 -4 धन 2, -4 धन 2 कितना होगा -2, तो A2 आ गया हमारा -2, रिक्त स्थान में लिख देते हैं A2 को मान -2। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं A3, तो A3 कितना होगा, ए की जगह -4 रखा धन एन कितना होगा 3, तो 3 - 1 हो जाएगा गुणा में डी कितना है 2, तो डी की जगह रख दिया 2, इसको हल कर लेते हैं बस। तो -4 धन 3 - 1 कितना हो गया 2, तो ये हो गया 2 गुणा 2। ठीक है, 2 गुणा 2 कितना होता है 4, तो A3 हो जाएगा -4 धन 4, -4 धन 4 कितना हो जाएगा 0, तो A3 हमारा आ जाएगा 0, तो यहाँ रख देंगे बक्से में A3 का मान 0। आइए दोस्तों, अब हम निकाल लेते हैं A4 और A5। पहले A4 निकाल लेंगे, तो A4 क्या होगा, सूत्र यही लगेगा, A धन n माइनस वन गुणा डी। ठीक है, तो A कितना है -4, तो -4 लिख दिया धन n माइनस वन, n A 4 है तो n की जगह रख दिया 4 -1 गुणा डी कितना है 2, तो गुणा में लिख दिया 2। अब बस इसको हल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा -4 धन 4 - 1 हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 2। ठीक है, 3 गुणा 2 होता है 6, तो A4 हो जाएगा हमारा -4 धन 6। ठीक है, 6 में से 4 जाएंगे तो बचेगा 2, तो A4 आ गया हमारा 2, तो यहाँ लिख देंगे हम A4 का मान 2। ठीक है, अब हम A5 निकाल लेते हैं, इसी सूत्र से निकालेंगे, तो A5 बराबर क्या होगा, A धन, तो A की जगह रख देंगे -4 धन n माइनस वन, n की जगह कितना रखेंगे 5 क्योंकि A5 है, तो 5 - 1 गुणा डी। ठीक है, डी कितना है 2, तो डी की जगह रख दिया हमने 2, इसको हल कर लेते हैं, तो A5 होगा -4 रख दिया धन 5 - 1 कितना होगा 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 गुणा 2, 4 गुणा 2 होता है 8, तो A5 हो जाएगा -4 धन 8, 8 में से 4 जाएंगे तो बचेगा 4, तो A5 आ जाएगा हमारा 4, A5 हमारा आ जाएगा 4, तो यहाँ पे हम रख देंगे 4। यही हमारा उत्तर है प्रश्न का। ठीक है, हमने चारों मान निकाली, -2 0 2 और 4। इनके पांचवें और अंतिम भाग को हल कर लेते हैं। यहाँ पे हमें सूची दे रखी है, रिक्त स्थान 38, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान और -22। ठीक है, तो हमें जो दिया गया वो लिख लेते हैं। पहला दूसरा पद दे रखा है, तो A2 बराबर 38 दे रखा है, फिर तीसरा चौथा पांचवा छठवां पद दे रखा है A6 बराबर -22, ये हमें दे रखा है। हमें ज्ञात क्या करना है, पहला पद A, फिर तीसरा पद, दूसरे के बाद तीसरा पद A3, फिर चौथा पद A4 और पांचवा पद A5, ये हमें ज्ञात करना है। हम जानते हैं सूत्र an बराबर होता है a धन n माइनस वन गुणा डी, इसी सूत्र का हमें प्रयोग करना है। तो A2 कितना होगा दोस्तों, A2 बराबर होगा a धन n की जगह क्या रख देंगे 2 क्योंकि A2 है, तो 2 - 1 गुणा डी बराबर कितना दे रखा है हमें A2 38, हमने लिख दिया। इसको हल कर लेते हैं हम, तो a को तो ये लिखा धन 2 - 1 होता है 1 गुणा डी कितना होगा डी, तो a धन डी हो गया हमारा 38, इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1। अब A6 हमें दे रखा है -22, तो A6 बराबर क्या होगा, a धन n माइनस वन, n कितना होगा A6 है तो 6, तो n माइनस वन होगा 6 - 1 गुणा डी बराबर हमें कितना दे रखा है -22, तो हमने लिख दिया बराबर -22। इसको हल कर लेते हैं, तो a धन 6 - 1 कितना होगा 5, तो 5 गुणा डी होगा 5d, तो a धन 5d बराबर होगा -22, इसे हम मान लेते हैं समीकरण 2। इसे भी हम विलोपन विधि से हल कर लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। ठीक है, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे, तो जो समीकरण 1 का बाईं तरफ है a धन 5d उसको पहले लिख लेंगे, तो हमने लिख लिया a धन 5d, फिर माइनस का चिन्ह लगा दिया, फिर समीकरण 1 में जो बाईं तरफ है a धन d उसको लिख लिया।
बराबर का चिन्ह लगा दिया। फिर समीकरण 2 में जो दाईं तरफ है वो लिख दिया -22, फिर माइनस का चिन्ह लगा दिया। फिर समीकरण 1 में जो दाईं तरफ है वो लिख दिया -38। अब इसको हल कर लेते हैं। a धन 5d तो हमारा वही होगा, तो हमने लिख दिया a धन 5d। फिर कोष्टक खोलेंगे तो माइनस ए हो जाएगा, और ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस का डी हो जाएगा। अब -22 और -38 हो जाएंगे -60। तो आइए दोस्तों इसको हल कर लेते हैं। ये है धन का ए और ये है ऋण का ए। ठीक है, तो दोनों ये आपस में कट जाएंगे और 5d में से एक डी जाएगा तो क्या बचेगा 4d। तो 4d बराबर कितना हो जाएगा हमारा -60। 4d बराबर हो जाएगा -60। अब इस 4 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो बट्टे में चला जाएगा, तो d बराबर कितना जाएगा -60/4। ठीक है, 60 में 4 का भाग देंगे तो 15 मिलेगा, तो d माइनस का चिन्ह पहले से ही है तो d बराबर मिल जाएगा -15। ठीक है, अब d बराबर -15 का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर समीकरण 1 में d का मान हम रख देते हैं -15। तो समीकरण 1 है a धन d बराबर 38, तो d का मान रख देंगे -15, तो ये हो जाएगा a धन -15 बराबर 38। धन और ऋण क्या हो जाएगा, ऋण प्लस माइनस माइनस होता है, तो a -15 बराबर हो जाएगा 38। -15 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो धन का 15 हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 38 धन 15। 38 धन 15 कितना होगा 53। a बराबर आ गया हमारा 53, तो पहला पद आ गया हमारा 53। ठीक है, लिख दिया हमने यहाँ पर 53। ठीक है, अब हमें दूसरा पद तो दे रखा है, तीसरा पद निकालना है a3। तो सूत्र लगा देंगे an बराबर a धन n-1 गुणा d। ठीक है, तो a3 निकालना है, तो a3 बराबर होगा a की जगह रख देंगे हम 53 जो निकाला है हमने, धन n-1, n a3 है तो n हो जाएगा 3, तो 3 माइनस 1 गुणा d कितना निकाला है हमने -15, तो d की जगह रख दिया हमने -15। अब बस इसको हल कर लेते हैं, तो a3 बराबर होगा 53 धन 3 माइनस 1 कितना होगा 2, 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा 2, गुणा में है -15। इसको हल कर लेते हैं 53। अब ये देखिए 2 गुणा -15 कितना होगा -30, तो लिख दिया हमने -30। अब 53 में से 30 जाएंगे तो बचेगा 23, तो a3 आ गया हमारा 23। अब यहाँ पे लिख देंगे हम a3 का मान 23। ठीक है, अब हम a4 निकाल लेते हैं। a4 कितना होगा, a धन a का मान है 53, तो a की जगह रख दिया हमने 53, धन n-1, n a4 है तो n होगा 4, तो ये होगा 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 गुणा d। तो d की जगह कितना रख देंगे -15, तो रख दिया। अब बस इसको हल कर लेते हैं। a4 हो जाएगा 53 धन 4 माइनस 1 कितना होगा 3, 3 गुणा -15 हो जाएगा, 3 गुणा -15 कितना होगा -45, तो a4 हो जाएगा 53 माइनस 45। ठीक है, 53 में से 45 जाएंगे तो 8 बचेगा, तो a4 हमारा आ गया 8। तो यहाँ पर a4 का मान रख देंगे हम 8। अब हम निकालेंगे a5। ये दोस्तों अब हम a5 निकाल लेते हैं। a हमें पता है, d हमें पता है, सूत्र हमें पता है। तो a5 कितना होगा, a धन a है 53 धन n-1, a5 है तो n कितना होगा 5, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 1, d कितना है -15, तो d की जगह रख दिया -15। इसको हल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 53 धन 5 माइनस 1 हो जाएगा 4, 4 और गुणा में -15 है तो -15, 4 गुणा -15 होगा -60, तो a5 हो जाएगा 53 माइनस 60। ठीक है, 53 माइनस 60 को हल करेंगे तो हमें मिलेगा -7, तो a5 आ गया हमारा -7। इसको लिख देंगे यहाँ पर -7, और यही हमारा उत्तर होगा दोस्तों, क्या 53, 23, 8 और -7। बहुत ही आसान प्रश्न दोस्तों। प्रश्न 4 में हमसे कहा गया है एक एपी दे रखी है हमें 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। ठीक है, तो दोस्तों हमें दे रखा है प्रथम पद क्या है, 3 है यहाँ पर एपी में, तो हमने लिख लिया a1 बराबर a बराबर 3। अब हम सार्वंतर निकाल लेते हैं। सार्वंतर क्या होता है दोस्तों, d बराबर a2 माइनस a1। दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, दूसरा पद है 8, पहला पद है 3, तो d बराबर हो जाएगा 8 माइनस 3। 8 में से 3 को घटाएंगे तो d हमें प्राप्त होगा 5। दोस्तों हम मान लेते हैं कि nवा पद 78 है, जो कि हमें ज्ञात करना है। इसका मतलब हमें n ज्ञात करना है। तो an क्या हो जाएगा 78, क्योंकि ये प्रश्न में दिया गया है कि कौन सा पद 78 है। हम मान रहे हैं nवा पद 78 है, तो an हो गया हमारा 78। अब दोस्तों हम जानते हैं an का सूत्र होता है an बराबर a धन n-1 गुणा d। तो an कितना दे रखा है हमें 78, तो हमने an की जगह लिख दिया 78। a बराबर a की जगह लिख दिया हमने 3 धन n-1 गुणा d, धन n-1 गुणा d की जगह लिख दिया हमने 5। ठीक है, अब बस हमने क्या किया, ये 78 बराबर था तो बराबर 78 कर दिया हमने। ठीक है, 3 धन n-1 गुणा 5 बराबर 78 लिख दिया, क्योंकि ये 78 के बराबर है।
ठीक है, तो बराबर 78 को हमने दाईं तरफ लिख दिया बस। अब हम क्या करेंगे, 3 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो ऋण का 3 हो जाएगा, तो हमें मिलेगा n-1 गुणा 5 बराबर 78 माइनस 3। 78 में से 3 घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 75। तो n-1 गुणा 5 बराबर हमें मिला 75। 5 को हम दाईं तरफ ले जाएंगे तो बटे में जाएगा, तो n-1 हमें मिलेगा 75 बटे 5। 75 में 5 का भाग देंगे तो 15 पंजे 75 होता है, तो n-1 हमें मिलेगा 15। अब ये 1 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो धन का हो जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा हमारा 15 धन 1। 15 धन 1 होता है 16, तो n मिल गया 16। तो हम कह सकते हैं अतः एपी का 16वां पद जो है वो 78 है। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या है, 16वां पद। बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक राजस्थान बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब बटन को दबाकर, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फायदा होगा कि जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और जब भी आप YouTube पर वीडियोस को सर्च करेंगे तो हमारे चैनल के वीडियोस आपको ऊपर नजर आने लगेंगे। बच्चों, इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोस को देखने के लिए आप कभी भी आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। प्रश्न 5 में दोस्तों हमसे कहा गया है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं ज्ञात कीजिए। तो हमें दो समांतर श्रेणियां दे रखी है, तो पहले तो हम दोनों श्रेणियों को ध्यान से देखते हैं और पता करते हैं कि ये श्रेणियां जो है परिमित समांतर श्रेणियां हैं, क्योंकि इसमें अंतिम पद है। ठीक है, दोनों श्रेणियों में अंतिम पद दिया हुआ है, इसका मतलब ये समांतर श्रेणियां क्या है, परिमित समांतर श्रेणियां हैं। परिमित समांतर श्रेणियों के बारे में हम अध्याय 5 के परिचय के वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो परिमित समांतर श्रेणियां क्या होती है, जिनमें अंतिम पद होता है। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्न के पहले भाग को हल कर लेते हैं। प्रश्न के पहले भाग में हमें समांतर श्रेणी दे रखी है 7, 13, 19 से लेके 205 तक। तो प्रथम पद क्या है हमारा 7, तो a1 बराबर a बराबर हो गया हमारा 7। ठीक है, अब सार्वंतर ज्ञात कर लेते हैं। सार्वंतर d होता है a2 माइनस a1। a2 मतलब दूसरा पद जो कि 13 है, और a1 यानी कि पहला पद जो कि 7 है। तो d हो जाएगा 13 माइनस 7, 13 में से 7 घटाएंगे तो d आ जाएगा हमारा 6। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि समांतर श्रेणी में n पद है, तो nवां पद कौन सा होगा, 205 अंतिम पद। तो an बराबर हो गया 205। अब हम जानते हैं an का सूत्र होता है an बराबर a धन n-1 गुणा d, ये सूत्र होता है। ठीक है, an कितना हमारा 205, तो हमने लिख दिया 205 बराबर a है 7 तो 7 लिख लिया, धन n-1 गुणा d कितना है 6, तो हमने 6 लिख दिया। ठीक है, अब बस ये 205 बराबर 7 धन n-1 गुणा 6 है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7 धन n-1 गुणा 6 बराबर 205, एक ही बात है। अब 7 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो ऋण का हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा n-1 गुणा 6 और बराबर 205 माइनस 7, 7 आ जाएगा दाईं तरफ, तो माइनस का 7 हो जाएगा। अब 205 में से 7 घटाएंगे तो बचेगा 198, तो हमें मिलेगा n-1 गुणा 6 बराबर 198। 6 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो बटे में जाएगा, तो हमें मिलेगा n-1 बराबर 198 बटे 6। 198 में 6 का भाग देंगे तो हमें मिलेगा 33, तो n-1 मिल गया हमें 33। अब -1 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो धन का हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा n बराबर 33 धन 1। 33 धन 1 होता है 34, तो n बराबर हमारा आ गया 34। n हमने क्या माना था, समांतर श्रेणी में n पद है, और n 34 आ गया, तो हम कह सकते हैं कि समांतर श्रेणी में 34 पद हैं। तो हमारे इस प्रश्न के इस भाग का क्या उत्तर है, 34। आइए दोस्तों प्रश्न के दूसरे भाग को हल कर लेते हैं। प्रश्न के दूसरे भाग में हमें समांतर श्रेणी दे रखी है 18, 15.5, 13 और अंतिम पद है -47। तो दोस्तों प्रथम पद क्या हो जाएगा हमारा 18, तो a1 बराबर हो गया 18। सार्वंतर d कितना होता है a2 माइनस a1, a2 यानी कि दूसरा पद जो कि यहाँ पे 15.5 है, a1 यानी कि पहला पद जो कि 18 है, तो d हो जाएगा 15.5 माइनस 18। 15.5 को थोड़ा सा हल कर लेते हैं, तो 15.5 को कैसे लिख सकते हैं हम, 15 गुणा 2 यानी कि 30 धन 1 यानी कि 31 और बटे में 2, तो 31 बटे 2 लिख देंगे हम इसको माइनस 18। अब देखिए 31 के बटे में 2 है, 18 के बटे में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो दोनों के बटे में हम 2 लिख देंगे, तो 31 तो ऊपर रहेगा, माइनस का चिन्ह लगा दिया ये वाला, पर 18 के बटे में कुछ नहीं था, तो 18 का गुणा 2 से हो जाएगा, तो 2 गुणा 18। अब इसको हल कर लेते हैं, तो d बराबर हमारा आ जाएगा 31 माइनस 2 गुणा 18 मतलब 36 बटे 2। 31 में से 36 जाएंगे तो बचेगा -5, तो d बराबर आ जाएगा -5 बटे 2। अब दोस्तों हम मान लेते हैं कि जो समांतर श्रेणी है उसमें कितने पद हैं, n पद हैं, यह मान लिया। तो
एनवा पद कौन सा होगा, अंतिम पद यानी कि -47, तो ए एन हो जाएगा -47। अब हम जानते हैं कि ए एन का सूत्र होता है ए एन बराबर ए धन एन माइनस वन गुणा डी। तो अब ए एन की जगह रख देंगे -47, तो ए एन की जगह रख दिया -47 बराबर ए की जगह कितना रख देंगे 18, ए की जगह रख दिया 18 धन एन माइनस वन गुणा डी। डी कितना है -5/2, तो लिख दिया -5/2। अब ये 18 को बाईं तरफ ले जाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ऋण का हो जाएगा, तो हमें मिलेगा -47 -18। दाईं तरफ क्या बच जाएगा n-1 गुणा -5/2। अब -47 -18 हो जाएगा -65, तो हमने लिख दिया -65 बराबर n-1 गुणा -5/2। ये माइनस है बाईं तरफ, ठीक है, दाईं तरफ ये माइनस है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो हमें क्या बचे मिलेगा 65 बराबर n-1 गुणा 5/2। तो दोस्तों हमें मिल गया 65 बराबर n-1 गुणा 5/2। इस तो हम ये 65 को दाईं तरफ लिख सकते हैं बराबर में, इसका मतलब यही हुआ n-1 गुणा 5/2 बराबर 65। ठीक है, अब 5/2 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा 2/5, तो n-1 कितना मिलेगा हमें 65 गुणा 2/5। ठीक है, अब 65 में 5 का भाग देंगे तो हमें 13 मिलेगा, तो n-1 हो जाएगा हमारा 13 गुणा 2, 13 गुणा 2 होता है 26, तो n-1 हो गया 26। अब -1 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो धन का हो जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा 26 धन 1, 26 धन 1 होता है 27, तो n बराबर आ गया 27। n हमने माना था कि समांतर श्रेणी में पद है, तो हम कह सकते हैं समांतर श्रेणी में 27 पद है, क्योंकि n 27 आया, तो प्रश्न के इस भाग का उत्तर होगा 27 पद। प्रश्न 6 में दोस्तों हमसे कहा गया है क्या एपी 11852 का एक पद -150 है, यदि है तो क्यों। तो दोस्तों इस एपी में जो है प्रथम पद क्या दे रखा है 11, तो a1 बराबर a बराबर हो गया हमारा 11। अब हम सार्वंतर ज्ञात कर लेते हैं, सार्वंतर होता है हमारा d बराबर a2 माइनस a1, a2 मतलब दूसरा पद, a1 मतलब पहला पद, दूसरा पद है 8, पहला पद है 11, तो d बराबर हो जाएगा 8 माइनस 11, 8 में से 11 को घटाएंगे तो d मिल जाएगा हमको -3। ठीक है, अब दोस्तों हम मान लेते हैं कि nवां पद -150 है, ये हमने मान लिया। ठीक है, तो अगर nवां पद -150 है तो an हो जाएगा हमारा -150। an का सूत्र हम जानते हैं, an बराबर होता है a धन n-1 गुणा d, तो an की जगह तो रख देंगे -150 बराबर a की जगह रख देंगे 11 धन n-1 लिख दिया गुणा d की जगह रख दिया हमने -3। ठीक है, अब ये 11 को बाईं तरफ ले जाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो ये ऋण का हो जाएगा, तो दाईं तरफ पहले से -150 था, फिर -11 आ गया बराबर दाईं तरफ क्या बचा n-1 गुणा -3। अब -150 -11 होता है -161, लिख दिया हमने बराबर n-1 गुणा -3। ये ऋण है और ये ऋण है, दोनों आपस में कट जाएंगे, तो हमें मिलेगा 161 बराबर n-1 गुणा 3। इसको हम लिख सकते हैं n-1 गुणा 3 बराबर 161, एक ही बात है। अब ये 3 का गुणा कर देते हैं n-1 में, तो हमें n में 3 का गुणा करेंगे तो 3n, फिर माइनस का चिन्ह लगा दिया, 1 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 बराबर 161। अब ये -3 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो धन का 3 हो जाएगा, इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो 3n बराबर कितना मिलेगा हमें 161 धन 3, 161 धन 3 होगा 164, तो 3n बराबर हो गया 164। अब 3 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो बटे में चला जाएगा, तो n बराबर मिलेगा हमें 164/3। इसको हल करेंगे तो n बराबर मिलेगा हमें 54 सही 2/3। ठीक है, तो यहाँ पर n जो है हमें पूर्णांक नहीं मिल रहा, 164 में जो है 3 का भाग पूरी तरह से नहीं जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर n एक पूर्णांक संख्या नहीं है। इसका मतलब है अगर n एक पूर्णांक संख्या नहीं है तो जो -150 है वो एपी का एक पद नहीं होगा, क्योंकि n का पूर्णांक होना आवश्यक है, क्योंकि कोई भी पद पूर्णांक ही हो सकता है ना, जैसे कि दूसरा, तीसरा, चौथा, 8वां, 10वां, 12वां। ठीक है, 12.5वां कोई पद नहीं होता है। ठीक है, तो n का पूर्णांक होना आवश्यक है, और n यहाँ पे पूर्णांक नहीं है तो हम कह देंगे कि -150 जो पद है वो एपी का पद नहीं होगा, तो हमारे प्रश्न का उत्तर होगा नहीं। प्रश्न 7 में दोस्तों हमसे कहा गया है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। हल कर लेते हैं प्रश्न को, बहुत ही आसान प्रश्न है। हमें दिया गया है 11वां पद कितना दिया गया है 38, तो हमने लिख दिया a11 बराबर 38। ठीक है, और हमें दे रखा है 16वां पद 73, तो a16 हो गया हमारा 73। हमें ज्ञात क्या करना है 31वां पद, तो हमने लिख दिया ज्ञात करना है a31। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब इसको हल कर लेते हैं। सूत्र हम जानते हैं an का, an बराबर होता है a धन n-1 गुणा d। ठीक है, तो इस सूत्र के हिसाब से a11 कितना होगा, n की जगह 11 रख देंगे तो a11 हो जाएगा a धन n की जगह 11 रख देंगे 11 - 1 गुणा d,
और ये कितना दे रखा है हमें 11 38, तो हमने लिख दिया बराबर 38। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं थोड़ा सा। तो क्या होगा, ए को ए लिखा धन 11 माइनस 1 कितना होगा 10 गुणा डी है तो होगा 10d बराबर 38। इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। उसी प्रकार अब a16 लिख देंगे इसी सूत्र से, an वाले सूत्र से। तो a16 कितना होगा, a की जगह लिखा a धन n की जगह लिखा 16, तो ये हो गया 16 माइनस 1 गुणा d, और ये कितना दे रखा है 73, तो बराबर 73 लिख दिया हमने। अब इसको हल कर लेते हैं। a को लिखा हमने a धन 16 माइनस 1 हो जाएगा 15, 15 गुणा d हो जाएगा 15d बराबर 73। इसे हम मान लेंगे समीकरण 2। अब अध्याय 3 में विलोपन विधि के द्वारा इसको हम हल कर लेते हैं। क्या करेंगे, हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे तो बाईं तरफ क्या आएगा, पहले समीकरण 2 में जो बाईं तरफ है a धन 15d, हमने लिख दिया a धन 15d, फिर माइनस, और माइनस के बाद कोष्टक में क्या आएगा, समीकरण 1 का बाईं तरफ a धन 10d, तो हमने लिख दिया a धन 10d बराबर समीकरण 2 में जो दाईं तरफ है 73 माइनस समीकरण 1 में जो दाईं तरफ है 38, वो लिख दिया। अब बस इसको हल कर लेते हैं। a धन 15d को तो हमने लिख दिया a धन 15d, फिर ये माइनस को खोलेंगे, ब्रैकेट को कोष्टक को खोलेंगे तो माइनस ए हो जाएगा, और ये माइनस प्लस माइनस का 10d हो जाएगा बराबर 73 में से 38 जाएंगे तो बचेगा हमारा 35। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए ये धन का ए है और ये ऋण का ए, ये आपस में कट जाएंगे ये दोनों ए। ठीक है, अब 15d में से 10d जाएगा तो कितना बचेगा 5d, तो हमें मिल जाएगा 5d बराबर 35। 5 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो बट्टे में चला जाएगा, तो d बराबर 35/5। 35 में 5 का भाग देंगे तो हमें मिलेगा d बराबर 7। ठीक है, तो अब d ज्ञात हो गया, अब हमें a और ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, d बराबर 7 का मान समीकरण 1 में रख देंगे, इस समीकरण में रख देंगे जो समीकरण 1 है हमारा। तो a धन 10d है तो 10 गुणा d की जगह क्या रख देंगे 7, तो हो गया 10 गुणा 7 बराबर 38। अब 10 गुणा 7 कितना होता है 70, तो ये हो जाएगा a धन 70 बराबर 38। 70 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो उसका चिन्ह बदल जाएगा, वो ऋण का हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा 38 माइनस 70। 38 माइनस 70 को हल करेंगे तो a बराबर हमें मिलेगा माइनस 32। हमें a मिल गया, d मिल गया। अब हम 31 को निकाल सकते हैं। an का सूत्र होता है a धन n माइनस 1 गुणा d, यहाँ पर हमें a पता चल गया, d पता चल गया, और a 31 के लिए n 31 हो जाएगा। तो a 31 कितना आएगा हमारा, a की जगह रख देंगे माइनस 32, a की जगह रख दिया माइनस 32 धन n माइनस 1, n की जगह रख देंगे 31 क्योंकि 31 निकाल रहे हैं, तो 31 माइनस 1 हो जाएगा गुणा d, d कितना आया था हमारा 7, तो d की जगह रख दिया हमने 7। अब बस इसको हल कर लेते हैं। माइनस 32 को वही रखा धन 31 माइनस 1 कितना हो जाएगा 30 गुणा 7, 30 गुणा 7 कितना हो जाएगा हमारा 210। तो 31 हो जाएगा माइनस 32 धन 210, 210 में से 32 को घटाएंगे तो 31 हमारा आ जाएगा 178। 31 हमारा आ गया 178, तो हम कह सकते हैं अतः एपी का 31वां पद कितना है 178 है। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा 178। प्रश्न 8 दोस्तों बिल्कुल ही प्रश्न 7 की तरह है। प्रश्न 8 में हमसे कहा गया है एक एपी में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। अगर एपी में 50 पद हैं तो अंतिम पद कौन सा होगा 50वां पद, यानी कि 50वां पद 106 है। तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो जो हमें दिया है वो लिख लेते हैं। एपी का तीसरा पद दिया है 12, तो हम लिख लेते हैं कि A3 बराबर 12, क्योंकि तीसरा पद 12 दे रखा है, और अंतिम पद यानी कि 50वां पद दे रखा है 106, तो A50 दे रखा है 106। ठीक है, हमें ज्ञात क्या करना है 29वां पद, यानी कि A29 हमें ज्ञात करना है। हम जानते हैं an का सूत्र, an बराबर होता है a धन n माइनस 1 गुणा d। ठीक है, तो अब A3 के लिए an का सूत्र लगा देंगे, तो A3 बराबर कितना होगा a धन n बराबर कितना रखना होगा, A3 है तो 3, तो 3 माइनस 1 गुणा d, और A3 कितना दे रखा है 12, तो बराबर 12। इसको थोड़ा हल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा a धन 3 माइनस 1 होता है 2, 2 गुणा d 2d, तो a धन 2d बराबर 12। इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। अब A50 के लिए an वाला सूत्र लगा देंगे, तो A50 कितना होगा a धन n की जगह कितना रखेंगे, A50 है तो 50, 50 माइनस 1 गुणा d बराबर 106 दे रखा है हमें, तो बराबर 106 लिख दिया। अब इसको हल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा a धन 50 माइनस 1 होगा 49, 49 गुणा d 49d, तो a धन 49d बराबर 106। इसे हम मान लेंगे समीकरण 2। अब हम विलोपन विधि का इस्तेमाल करेंगे, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं। ठीक है, तो कैसे घटाएंगे, समीकरण 2 का जो बाईं तरफ है उसको पहले लिख लेंगे, यानी कि a धन 49d को पहले लिख लिया हमने, फिर माइनस का चिन्ह लगा दिया, फिर जो समीकरण 1 में बाईं तरफ है a धन 2d वो लिख दिया, फिर बराबर
समीकरण 2 में जो दाईं तरफ है 106 वो लिख दिया, माइनस का चिन्ह लगा दिया। समीकरण 1 में जो दाईं तरफ है 12 उसको लिख दिया, तो 106 माइनस 12 हो गया हमारा। अब बस इसको हल कर लेते हैं। ए धन 49D को वैसे ही लिख दिया हमने, फिर माइनस को कोष्टक को खोलेंगे तो माइनस ए आ जाएगा, और माइनस प्लस ये 2D कितना हो जाएगा, माइनस 2D। अब 106 में से 12 घटाएंगे तो मिलेगा हमें 94। इसको हल कर लेते हैं अब। तो देखिए ये धन का है और ये ऋण का है, दोनों ही आपस में कट जाएंगे। 49D में से 2D को घटाएंगे तो 47D, तो आ जाएगा 47D बराबर 94। 47 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो ये बट्टे में चला जाएगा, तो D बराबर कितना आ जाएगा, 94 बटे 47। 94 में 47 का भाग देंगे तो D बराबर 2 आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब D बराबर 2 का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं तो A का मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो D बराबर 2 का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 है A धन 2D बराबर 12, तो ये हो जाएगा A धन 2 और D की जगह रख देंगे 2, तो 2 गुणा 2 बराबर 12। 2 गुणा 2 होता है 4, तो ये हो जाएगा A धन 4 बराबर 12। 4 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो ऋण का हो जाएगा, A बराबर आ जाएगा 12 माइनस 4। 12 में से 4 घटाएंगे तो A बराबर आ गया हमारा 8। अब हम जानते हैं AN बराबर होता है A धन N माइनस 1 गुणा D। ठीक है, तो A 29 निकालना है, तो बस n बराबर 29 रख देंगे, तो a 29 कितना होगा, a की जगह कितना रख देंगे 8 धन n माइनस 1, तो n की जगह रख देंगे 29 क्योंकि a 29 निकालना है, तो 29 माइनस 1 गुणा d कितना है 2, तो d की जगह रख दिया 2, तो a 29 आ जाएगा हमारा 8 धन 29 माइनस 1 कितना होगा 28 गुणा 2 है ही, तो गुणा 2। ठीक है, 28 गुणा 2 कितना हो जाएगा 56, तो ये 29 आ जाएगा 8 धन 56। 8 धन 56 होता है 64, तो ये 29 आ गया हमारा 64। तो हम कह सकते हैं एपी का 29वां पद कितना होगा 64 होगा। तो इस प्रश्न का क्या उत्तर है हमारा 64। प्रश्न 9। प्रश्न 9 में दोस्तों हमसे कहा गया है यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। पहले तो जो दिया गया वो लिख लेते हैं हम। हमें तीसरा पद कितना दे रखा है 4, तो A3 हो गया 4 हमारा, और 9वां पद कितना दे रखा है -8, तो A9 हो गया हमारा -8। ठीक है, हम मान लेते हैं दोस्तों कि AP का nवां पद शून्य है, इसका मतलब फिर AN हो गया हमारा शून्य, और हमें n ज्ञात करना है, तो हमें ज्ञात क्या करना है n। ठीक है दोस्तों, हम जानते हैं an का सूत्र होता है a बराबर n-1 गुणा d। अब ये सूत्र पहले हम A3 के लिए लगा देंगे फिर A9 के लिए लगा देंगे। ठीक है, तो A3 बराबर कितना हो जाएगा a धन n-1, n की जगह क्या रखना होगा, A3 है तो 3, तो 3 माइनस 1 गुणा d, और बराबर A3 कितना दे रखा है हमें 4, तो लिख दिया हमने बराबर 4। इसको हल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा a धन 3 माइनस 1 होता है 2, तो 2 गुणा d हो जाएगा 2d, तो a धन 2d बराबर 4। इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, अब A9 के लिए सूत्र लगा देंगे AN वाला, तो A9 कितना हो जाएगा A9 बराबर a धन n माइनस 1, तो n कितना होगा, A9 है तो 9, तो 9 माइनस 1 गुणा d बराबर A9 कितना दे रखा है -8, तो हमने लिख दिया बराबर -8। अब इसको हल कर लेते हैं थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा a धन 9 माइनस 1 होता है 8, 8 गुणा d 8d, तो a धन 8d बराबर -8। इसे हम मान लेंगे समीकरण 2। अब दोस्तों इसको हम विलोपन विधि से हल कर लेते हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। ठीक है, तो कैसे घटाएंगे, समीकरण 2 का जो बाईं तरफ है a धन 8d उसको पहले लिख लेंगे a धन 8d, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर दूसरे कोष्टक में क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में जो बाईं तरफ है a धन 2d, फिर बराबर का चिन्ह लगाएंगे, फिर समीकरण 2 में जो दाईं तरफ है उसको पहले लिख लेंगे -8, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर समीकरण 1 में जो दाईं तरफ है उसको लिख देंगे, क्योंकि हमें समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाना है। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं थोड़ा सा, तो a धन 8d तो वही होगा, माइनस का चिन्ह है तो माइनस a हो जाएगा और -2d हो जाएगा, -8 और -4 कितना हो जाएगा बराबर में -12। आइए अब इसको हल कर लेते हैं, ये धन का है या ये ऋण का है, तो ये दोनों ही आपस में कट जाएंगे। 8d में से 2d घटाएंगे तो मिलेगा 6d, तो 6d बराबर हो जाएगा हमारा -12। 6 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो बटे में जाएगा, तो d बराबर होगा -12 बटे 6। 12 में 6 का भाग देंगे तो 2 मिलेगा, माइनस का चिन्ह है तो d बराबर मिलेगा -2। अब ये d का मान -2 हम रख देते हैं समीकरण 1 में, तो d बराबर -2 का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है a धन 2d, तो ये हो जाएगा a धन 2 गुणा d की जगह रख देंगे -2 बराबर 4 है तो बराबर 4। अब 2 गुणा -2 हो जाएगा -4, तो ये हो जाएगा a -4 बराबर 4। -4 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो धन का 4 हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा 4 धन 4। 4 धन 4 होता है 8, तो a बराबर आ गया हमारा 8। अब an का सूत्र लिख लिया हमने, an बराबर a धन n-1 गुणा d। ठीक है, तो an बराबर हो जाएगा हमारा 8 धन n-1 गुणा d की जगह a की जगह रख दिया हमने 8,
ठीक है। 8 धन n माइनस वन गुणा d की जगह रख देंगे -2। ठीक है। अब ए एन कितना है हमारा, शून्य है, क्योंकि nवा पद हमने शून्य माना है, तो शून्य बराबर हो जाएगा 8। अब ये -2 है और ये धन का है, तो धन और ऋण कितना हो जाता है, ऋण, तो ऋण का n माइनस वन गुणा 2। अब ये n माइनस वन गुणा 2 को हम ले जाते हैं बाई तरफ, तो चिन्ह बदल जाएगा, तो धन के हो जाएंगे। n माइनस वन गुणा 2 बराबर 8। 2 को अब दाई तरफ ले जाएंगे तो बटे में जाएगा, तो n माइनस एक आएगा हमारा 8/2। 8/2 होता है 4, तो n माइनस एक हो जाएगा 4। एक को दाई तरफ ले जाएंगे, धन का हो जाएगा, तो हो जाएगा n बराबर 4 धन 1। 4 धन 1 होता है 5, तो n बराबर आ गया हमारा 5। n हमने माना था वो पद जो शून्य होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एपी का पांचवा पद शून्य होगा, क्योंकि nवा पद शून्य होगा ये हमने माना था। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या है, 5, पांचवा पद शून्य होगा। बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक राजस्थान बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब बटन को दबाकर, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नया वीडियो आएगा, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और जब भी आप यूट्यूब पर वीडियोस को सर्च करेंगे, तो हमारे चैनल के वीडियोस आपको ऊपर नज़र आने लगेंगे। बच्चों, इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोस को देखने के लिए आप कभी भी आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। प्रश्न 10 में दोस्तों हमसे कहा गया है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवांतर ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। हम मान लेते हैं कि एपी का प्रथम पद ए है और सारवांतर डी है, ये हमने माना है। ठीक है, अब हम जानते हैं ए एन बराबर होता है ए धन n माइनस वन गुणा डी। ठीक है, ये हम सूत्र जानते हैं, लिख लिया हमने। अब प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या दे रखा है, 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो 17वां पद होगा A17। ठीक है, और ये 10वां पद होगा A10, तो 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो 17वां पद क्या होगा, 10वां पद A10 से 7 अधिक है, तो A10 धन 7 होगा 17वां पद। अब an का सूत्र लगा देंगे A17 में और A10 में, तो A17 क्या होगा हमारा, a धन n माइनस वन गुणा डी। A17 के लिए n होगा 17, तो 17 माइनस एक गुणा डी बराबर A10 के लिए लगा देंगे सूत्र, तो क्या होगा a धन n माइनस वन। A10 के लिए n होगा 10, तो 10 माइनस एक गुणा डी, और धन के साथ लिख दिया हमने। अब a से ये काट देंगे, दाएं और बाएं तरफ वाले ये आपस में कट जाएंगे। 17 माइनस एक होगा 16, तो ये हो जाएगा 16d, तो 16d बराबर 10 माइनस एक होगा 9, तो ये हो जाएगा 9d और धन के साथ। अब ये 9d को हम ले जाएंगे बाईं तरफ, तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा 16d माइनस 9d बराबर 7। 16d में से 9d घटाएंगे तो मिलेगा हमें 7d, तो 7d बराबर हो गया हमारा 7। अब ये वाले 7 को हम दाईं तरफ ले जाएंगे तो बटे में चला जाएगा, तो d बराबर आ जाएगा हमारा 7/7। 7/7 होता है 1, तो d आ गया हमारा 1, यही हमें ज्ञात करना था। तो हम कह सकते हैं अतः एपी का सार्वंतर d बराबर 1 है। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो गया 1। प्रश्न 11 में दोस्तों हमसे कहा गया है एक एपी दे रखी है 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो प्रथम पद लिख लेते हैं, एपी का प्रथम पद कितना दे रखा है 3, तो a1 बराबर a बराबर हो गया 3। ठीक है, अब सार्वंतर क्या होता है, d बराबर a2 माइनस a1। a2 यानी कि दूसरा पद जो कि 15 है, a1 यानी कि पहला पद जो कि 3 है, तो d बराबर हो जाएगा 15 माइनस 3। 15 माइनस 3 होता है 12, तो d बराबर हो गया हमारा 12। अब हम मान लेते हैं कि एपी का जो nवा पद है वो उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, ये हम मान लेते हैं। an का सूत्र हम जानते हैं, an बराबर होता है a धन n माइनस वन गुणा d। ठीक है, अब प्रश्न के अनुसार, प्रश्न में क्या दे रखा है कि जो nवा पद है यानी कि an वो 54वें पद यानी कि a54 से 132 अधिक है, तो an बराबर हो जाएगा a54 धन 132। अब मान रख देते हैं, an का मान रख दिया हमने a धन n माइनस वन गुणा d, तो a धन n माइनस वन गुणा d की जगह रख दिया 12, और a54 क्या होगा, a धन n माइनस वन, n a54 के लिए n हो जाएगा 54, तो 54 माइनस एक गुणा d। ठीक है, d कितना है हमारा 12, और धन 132 लिख दिया हमने। अब बाईं तरफ वाले a से दाईं तरफ वाले a को काट देंगे। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, n माइनस वन गुणा 12 बराबर 54 माइनस एक कितना हो जाएगा 53, 53 गुणा 12, और 132 को हम लिख सकते हैं 11 गुणा 12, 11 गुणा 12 132 ही होता है। ठीक है, अब दाईं तरफ हम 12 कॉमन ले लेंगे, तो n माइनस वन गुणा 12 कितना हो जाएगा हमारा, 12 कॉमन लिया तो बचेगा 53 धन 11। ठीक है, अब ये 12 और बाईं तरफ वाला 12 और दाईं तरफ वाला 12 काट सकते हैं हम, काट देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, n माइनस एक बराबर 53 धन 11 होगा 64, तो मिल गया हमें 64। अब ये एक को दाईं तरफ ले जाएंगे तो धन का हो जाएगा, तो
n बराबर हमें मिलेगा 64 धन 1, 64 धन 1 होता है 65, तो n बराबर हमें मिल गया 65। ठीक है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एपी का जो 65वां पद होगा वो उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो हम यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा, n बराबर 65, मतलब 65वां पद जो होगा वो 54वें पद से 132 अधिक होगा। प्रश्न 12 बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न 12 में हमसे कहा गया है दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। ठीक है, दो समांतर श्रेणियां हैं जिनका कि सार्वंतर d समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों, इसको हल कर लेते हैं। हम मान लेते हैं कि पहले ही एपी का जो प्रथम पद है वो a है, ये हमने मान लिया, और सार्वंतर क्या है पहले एपी का d। ठीक है, एपी मतलब समांतर श्रेणी होता है, उसी को अंग्रेजी में एपी कहते हैं हम। ठीक है, और हम मान लेते हैं कि दूसरी एपी का प्रथम पद जो है कैपिटल ए है। ठीक है, पहली एपी का प्रथम पद हमने माना स्मॉल ए और दूसरी एपी का हमने प्रथम पद माना कैपिटल ए। ठीक है, और प्रश्न में कहा गया दोनों समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, तो दूसरी एपी का भी सार्वंतर क्या होगा स्मॉल डी। ठीक है, तो दोनों समांतर श्रेणियों का सार्वंतर होगा स्मॉल डी। ठीक है, अब दोस्तों हम जानते हैं ए एन बराबर होता है ए धन एन माइनस वन गुणा डी। तो इस हिसाब से पहली एपी का 100वां पद यानी कि स्मॉल ए 100, ये क्या होगा, ये होगा स्मॉल ए 100 बराबर ए, जो भी पहली श्रेणी है उसका प्रथम पद क्या है स्मॉल ए, तो हमने लिख दिया स्मॉल ए धन 100वां पद है तो 100 माइनस एक, एन माइनस एक में एन की जगह रखेंगे 100, तो 100 माइनस एक गुणा डी। ठीक है, अब इसको बस थोड़ा हल कर लेते हैं। ए को ये लिखा धन 100 माइनस एक हो गया 99 गुणा डी है तो 99 डी, तो ए 100 आ गया पहली एपी का, ए 100 आ गया स्मॉल ए धन 99 डी। अब दूसरी एपी का 100वां पद यानी कि कैपिटल ए 100, ये कितना होगा, कैपिटल ए 100 बराबर होगा दूसरी एपी का प्रथम पद क्या है कैपिटल ए, तो लिख दिया कैपिटल ए धन कौन सा पद है एन माइनस एक लिखना होता है, तो एन मतलब कौन सा पद है 100वां पद है, ए 100 है तो एन की जगह लिख देंगे 100, तो ये हो जाएगा 100 माइनस एक गुणा डी। ठीक है, इसको भी थोड़ा हल कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा कैपिटल ए धन 99 डी। तो हमने दोनों एपीओ के 100वें पद लिख लिए दोस्तों। ठीक है, अब प्रश्नानुसार प्रश्न में दे रखा है इनके 100वें पदों का अंतर 100 है। ठीक है, यानी कि पहली एपी का 100वां पद माइनस दूसरी एपी का 100वां पद, ये कितना दे रखा है हमें 100 दे रखा है। अब मान रख देंगे पहली एपी के 100वें पद और दूसरी एपी के 100वें पद के, तो हमने पहले लिख दिया पहली एपी का 100वां पद ए 100 का मान ए धन 99 डी, स्मॉल ए धन 99 डी, माइनस का चिन्ह लगा दिया। फिर कैपिटल ए 100 यानी कि दूसरी एपी का 100वां पद क्या है कैपिटल ए धन 99 डी, तो हमने लिख दिया कोष्टक में कैपिटल ए धन 99 डी बराबर 100 है तो बराबर 100 कर दिया हमने। अब बस कोष्टक खोल लेते हैं, तो ये तो ए स्मॉल ए धन 99 डी है वो हो जाएगा, रहेगा ही रहेगा, और ये कोष्टक खोलेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए और ये हो जाएगा माइनस के 99 डी। ठीक है, ये धन के 99 डी है, जो ऋण के 99 डी है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो क्या बचेगा हमारा स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए बराबर 100, ये हमारा आ गया, इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, अब दोस्तों हम निकाल लेते हैं दोनों एपीओ के 1000वें पद, क्योंकि हमें क्या निकालना है दोनों एपी के 1000वें पदों का अंतर निकालना है। तो पहली एपी का 1000वां पद क्या होगा, पहली एपी का पहला पद जो स्मॉल ए हमने माना था धन एन माइनस एक लिखते हैं, तो एन कितना हो जाएगा 1000, तो 1000 माइनस एक गुणा डी। ठीक है, इसको थोड़ा हल कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा ए धन 1000 में से एक जाएगा तो 999 गुणा डी। ठीक है, उसी प्रकार हम निकाल लेते हैं दूसरी एपी का 1000वां पद, तो दूसरी एपी का पहला पद क्या कैपिटल है वो लिख दिया धन एन माइनस एक गुणा डी होता है, तो एन कितना होगा 1000वां पद है तो 1000, तो ये हो जाएगा 1000 माइनस एक गुणा डी। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं, तो आ जाएगा कैपिटल ए धन 1000 में से एक जाएगा तो 999 डी। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है दोनों समांतर श्रेणियों के 1000वें पदों का अंतर निकालना है, तो वो क्या होगा स्मॉल ए 1000 ये जो निकाला है हमने माइनस कैपिटल ए 1000 ये निकाला है, इन दोनों के मान रख देते हैं। ठीक है, तो स्मॉल ए 1000 का मान रख देंगे स्मॉल ए धन 999 डी, माइनस का चिन्ह लगा देंगे, फिर कैपिटल ए 1000 का मान रख देंगे कैपिटल ए धन 999 डी। तो दोस्तों अब इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं, बस कोष्टक को खोल लेते हैं। ठीक है, तो ये तो रहेगा ए धन 999 डी स्मॉल ए धन 999 डी, कोष्टक खोलेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए और ये हो जाएगा माइनस 999 डी, तो ये धन का 999 डी है और ये ऋण का 999 डी है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए। हमने समीकरण 1 में निकाला था स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए कितना है 100, तो मान रख देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 1000वें पदों का अंतर कितना आ जाएगा 100।
ठीक है, तो हम कह देंगे दोनों समांतर श्रेणियों के 1000वें पदों का अंतर कितना होगा, 100 होगा। तो हमारे इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा, 100। प्रश्न 13 में दोस्तों हमसे पूछा गया है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य होंगी। ठीक है, तो इस प्रश्न को समझिएगा। दोस्तों हम जानते हैं 3 अंकों वाली जो सबसे छोटी या सबसे पहली संख्या है वो कौन सी होती है, 100 होती है। आप जानते हैं 14 सत्ते 98 होता है और 15 सत्ते 105 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब जो है 7 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या या सबसे पहली संख्या क्या होगी, 105 होगी। क्योंकि उससे पहले जो विभाज्य हो रही है 7 से वो कौन सी, 98 है, पर 98 2 अंकों की संख्या है। ठीक है, तो पहली संख्या कौन सी होगी हमारी जो 3 अंकों की विभाज्य होगी, 105। ठीक है, उसी प्रकार 3 अंकों वाली अंतिम संख्या कौन सी है दोस्तों, 999। उसके बाद 1000 होता है जो कि 4 अंकों वाली संख्या है। दोस्तों आप देखेंगे 143 गुणा 7 करेंगे तो आपको मिलेगा 1001, ये 4 अंकों वाली संख्या है। इसका मतलब क्या है, जब हम 142 गुणा 7 करेंगे तो हमें मिलेगा 994। ठीक है, तो 994 जो है सबसे बड़ी संख्या होगी 3 अंकों वाली जो 7 से विभाज्य होगी। तो हमें पहली संख्या मिल गई और अंतिम संख्या मिल गई 3 अंकों वाली जो 7 से विभाज्य है। ठीक है, तो 3 अंकों वाली संख्या जो 7 से विभाज्य है वो क्या क्या होंगी, 105 होगी पहली संख्या जो हमने निकाली थी। अगली क्या होगी, इसमें 7 जोड़ देंगे तो 112 हो जाएगा। अगली क्या होगी, 7 जोड़ देंगे 119 हो जाएगा। उसकी अगली क्या होगी, 7 जोड़ देंगे तो 126 हो जाएगा। ऐसे आती चली जाएगी और अंतिम संख्या होगी 994। ठीक है, तो ये एक एपी मिल गई हमको जिसका सार्वंतर 7 है, क्योंकि 7 7 जोड़ते जा रहे हैं हम। ठीक है, तो संख्या बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, तो इस एपी का प्रथम पद क्या हो जाएगा, a1 बराबर a बराबर 105। ठीक है, और सार्वंतर डी क्या हो जाएगा, वैसे तो हमें पता ही है 7 है, फिर भी हम निकाल लेते हैं, 112 माइनस 105 करेंगे। ठीक है, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो हमें डी मिल गया सार्वंतर 7। ठीक है, तो यहाँ एक सूची है जिसका सार्वंतर कितना है, 7 है। ठीक है, आप a3 माइनस a2 भी निकाल के देख सकते हैं, a4 माइनस a3 भी निकाल के देख सकते हैं, आपको हमेशा 7 ही मिलेगा। तो डी बराबर हमारा 7 है, ये एक एपी है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि 3 अंकों वाली n संख्याएं जो है वो 7 से विभाज्य है। तो हमें वही निकालना है कि कितनी संख्या है, तो हमें n ही निकालना है। ठीक है, अब जो हमने मान लिया है। ठीक है, तो अगर हमने मान लिया है कि 3 अंक वाली n संख्या 7 से विभाज्य है, इसका मतलब क्या होगा, इस समांतर श्रेणी में इस एपी में n पद होंगे। ठीक है, और nवां पद कौन सा होगा, आखिरी पद, अंतिम पद, यानी कि 994। तो an क्या हो जाएगा, 994। अब तो बहुत ही आसान है दोस्तों, हमें a पता है, an पता है और d पता है। ठीक है, तो an का सूत्र लगा देंगे और n को ज्ञात कर लेंगे। तो an बराबर होता है a धन n माइनस 1 गुणा d। an कितना है हमारा, 994। तो हमने an बराबर रख दिया 994। ठीक है, an बराबर 994 रख दिया। a कितना है हमारा, 105, तो रख दिया 105 धन n हमें ज्ञात करना है तो n माइनस 1 वही रहेगा, गुणा d कितना है 7, तो हमने लिख दिया 7। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 105 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो ऋण का हो जाएगा 105। ठीक है, तो ये बाईं तरफ बचेगा n माइनस 1 गुणा 7 बराबर 994 माइनस 105। 994 में से 105 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 879। ठीक है, 889। ठीक है, अब ये 7 जो है हम दाईं तरफ ले जाएंगे तो बट्टे में जाएगा, तो n माइनस 1 हो जाएगा हमारा 889 बटे 7। 889 889 में 7 का भाग देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 127। ठीक है, तो n माइनस 1 आ जाएगा हमारा 127। एक को दाईं तरफ ले जाएंगे तो धन का हो जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा 127 धन 1। 127 धन 1 क्या हो रहा है हमारा, 128। तो n बराबर होगा हमारा 128। ठीक है, हमें n ही ज्ञात करना था। ठीक है, हमने माना था कि 3 अंकों वाली n संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं, तो हम कह सकते हैं अतः 3 अंकों वाली 128 संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर है 128। प्रश्न 14 बहुत ही आसान प्रश्न दोस्तों, बिल्कुल प्रश्न 13 की तरह है। प्रश्न 14 में हमसे कहा गया है 10 और 250 के बीच में कितने 4 के गुणज हैं। ठीक है, 4 के कितने गुणज हैं, इसका मतलब 10 और 250 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 से विभाज्य होंगी। ठीक है, दोस्तों हम जानते हैं 4 दूनी 8 होता है। ठीक है, तो 8 तो 10 से छोटा है। ठीक है, तो 4 तिया 12 होता है। ठीक है, तो 12 10 से बड़ा है, तो 10 के बाद पहली संख्या 12 है जो 4 से विभाज्य होगी, जो कि 4 का गुणज होगी। ठीक है, तो पहली संख्या मिल गई हमको 12। ठीक है, अब दूसरी संख्या के लिए चलते हैं हम। 4 गुणा 63 आप करोगे दोस्तों तो आपको मिलेगा 252। ठीक है, और 252 जो है 250 से बड़ा है, तो हम 4 गुणा 62 करके देखते हैं। तो 4 गुणा 62 करेंगे तो मिलेगा 248, जो कि 250 से कम है। ठीक है, तो अंतिम संख्या क्या होगी हमारी, 248। ठीक है,
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 10 और 250 के बीच में कितने गुणज हैं, ये हम लिख सकते हैं 12, 16, 20, 24 से लेके 248। कैसे? देखो 12 तो हमें मिल गया, अगला क्या होगा 12 धन 4 जो कि 16 है, फिर अगला क्या होगा 16 धन 4 जो कि 20 है, फिर क्या होगा 20 धन 4 जो कि 24 है, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे और आखिरी पद हमें मिल गया है कितना है 248 है। ठीक है, तो ये एक एपी है, समांतर श्रेणी है, क्योंकि इसमें सार्वंतर कितना है 4 है। ठीक है, प्रथम पद देख लेते हैं इसका। प्रथम पद कितना है a1 बराबर a बराबर 12 दिख रहा है हमको, बहुत ही आसान है। सार्वंतर पता है फिर भी निकाल लेते हैं, d बराबर a2 माइनस a1, 16 माइनस 12 करेंगे, 16 में से 12 जाएगा तो मिलेगा 4। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ एक सूची एक एपी है जिसका सार्वंतर 4 है और प्रथम पद क्या है 12 है। ठीक है, मान लेते हैं कि 10 और 250 के बीच में 4 के n गुणज हैं, फिर हमें n ही निकालना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये समांतर श्रेणी में n पद होंगे। ठीक है, क्योंकि ये सभी 4 के गुणज हैं, तो nवां पद कौन सा होगा, आखिरी पद, और वो कितना है 248, तो an कितना हो जाएगा हमारा 248। अब तो बहुत ही आसान है दोस्तों, हमें an पता है, a पता है और d पता है, तो हम an का सूत्र लगा देंगे, an बराबर a धन n माइनस वन गुणा d। तो हमें सब चीजें पता है n को छोड़ के, तो n हमें निकल जाएगा। ठीक है, तो an बराबर हो जाएगा हमारा a की जगह कितना रख देंगे 12, 12 धन n माइनस एक, क्योंकि n निकालना है तो n माइनस एक गुणा d, d कितना है 4 बराबर 248, क्योंकि n कितना निकाला है हमने 248। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं, 12 को दाईं तरफ ले जाते हैं तो ऋण का हो जाएगा 12, तो यहाँ कितना हो जाएगा n माइनस एक गुणा 4 बराबर कितना हो जाएगा 248, और 12 चला जाएगा दाईं तरफ तो माइनस 12, 248 में से 12 घटाएंगे तो 236 मिलेगा, तो n माइनस एक गुणा 4 कितना मिलेगा 236। अब ये 4 जो है गुणा में है तो दाईं तरफ जाएगा तो बट्टे में चला जाएगा, n माइनस एक आ जाएगा हमारा 236 बटे 4, 236 में 4 का भाग देंगे तो मिलेगा हमें 59। ठीक है, तो n माइनस एक हमारा आ जाएगा 59। अब एक को दाईं तरफ ले जाएंगे, एक यहाँ ऋण का है माइनस एक है, दाईं तरफ जाके धन का एक हो जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा 59 धन एक, 59 धन एक होता है 60, तो n बराबर हमारा आ गया 60। हमें n ही निकालना था क्योंकि हमने माना था 10 और 250 के बीच जो 4 के जो गुण है वो कितने हैं n है, ये हमने माना था, n आ गया हमारा 60। तो हम कह सकते हैं अतः 10 और 250 के बीच 4 के 60 गुणज होंगे, क्योंकि n हमारा 60 आ गया, तो हमारे इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा 60। प्रश्न 15 बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न 15 में हमसे कहा गया है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां, दो समांतर श्रेणियां हमें दे रखी हैं 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। ठीक है, तो इसको हल कर लेते हैं। तो पहली एपी का प्रथम पद क्या है, हमारी आंखों से हमको दिखाई देता है 63 है, तो हम लिख देंगे स्मॉल a1 बराबर स्मॉल a बराबर 63। फिर पहली एपी का सार्वंतर ज्ञात कर लेते हैं, स्मॉल डी बराबर होगा a2 माइनस a1, यानी कि पहली एपी के दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद है 65, पहला पद है 63, तो स्मॉल डी हो जाएगा हमारा 65 माइनस 63, 65 में से 63 को घटाएंगे तो डी बराबर आ जाएगा 2 स्मॉल डी। तो पहली एपी का सार्वंतर आ गया। अब दोस्तों एन का सूत्र हम जानते हैं, एन बराबर होता है ए धन एन माइनस वन गुणा डी। तो पहली एपी, पहली समांतर श्रेणी का एनवा पद क्या होगा, स्मॉल ए एन बराबर उसका पहला पद कितना है 63, तो लिख दिया 63, स्मॉल ए की जगह लिख दिया 63, धन एन माइनस वन, एन हमें पता नहीं है तो एन माइनस वन ही लिखा, गुणा डी है, डी की जगह हमने रख दिया 2। अब हम दूसरी एपी का प्रथम पद ज्ञात कर लेते हैं, हमारे आंखों से दिखाई देता है दूसरी एपी का प्रथम पद है 3, तो हम लिख देंगे कैपिटल A1 बराबर कैपिटल A बराबर 3, क्योंकि ये दो अलग अलग एपियां हैं तो एक को स्मॉल से दिखाते हैं दूसरे को कैपिटल अक्षर से दिखाते हैं। ठीक है, तो ये 3 है तो हमने लिख दिया 3। अब इसका भी सार्वंतर ज्ञात कर लेते हैं, इसका सार्वंतर को हम लिख देंगे कैपिटल डी बराबर कैपिटल A2 माइनस कैपिटल A1, यानी कि दूसरी एपी का दूसरे पद में से पहले पद को घटाना है। दूसरा पद है 10 और पहला पद है 3 दूसरी एपी का, तो कैपिटल डी कितना होगा 10 माइनस 3, 10 में से 3 को घटाएंगे तो कैपिटल डी हमें मिलेगा 7, जो कि दूसरी एपी का सार्वंतर होगा। अब एन का सूत्र हमने फिर से लिख लिया, एन बराबर ए धन एन माइनस वन गुणा डी। तो दूसरी एपी का एनवा पद क्या होगा कैपिटल ए एन लिख देंगे उसको, कैपिटल ए एन बराबर दूसरी एपी का पहला पद स्मॉल ए, यानी कि पहला पद क्या है 3, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 3। ठीक है, फिर धन एन माइनस वन गुणा डी लिख दिया हमने, डी कितना है 7, तो हमने लिख दिया 7। ठीक है, अब प्रश्न के अनुसार दोनों के एन पद समान है लिखा है प्रश्न में, इसका मतलब क्या होगा कैपिटल ए एन बराबर स्मॉल ए एन, ये होगा दोनों। अब दोनों को दोनों के मान लिख देते हैं, कैपिटल ए एन का मान
और स्मॉल ए एन का मान और दोनों को बराबर कर देते हैं। कैपिटल ए एन है हमारा 3 धन n माइनस वन गुणा 7, तो वो लिख दिया हमने 3 धन n माइनस वन गुणा 7 बराबर स्मॉल ए एन है 63 धन n माइनस वन गुणा 2, वो लिख दिया हमने। अब बस इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। 3 तो 3 ही रहा, धन 7 का गुणा कर लेंगे इसमें, तो n गुणा 7 हो जाएगा 7n, और माइनस 1 गुणा 7 होगा माइनस 7, बराबर का चिन्ह लगा दिया, 63 लिख दिया, धन n गुणा 2 होगा 2n, फिर माइनस 1 गुणा 2 होगा माइनस 2। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो ये है धन का 3, ये है ऋण का 7, तो ऋण का 4 बचेगा, फिर तो ये हो जाएगा 7n माइनस 4। दाईं तरफ देखेंगे, ये है 2n, तो 2n ही रहेगा, 63 में से 2 जाएगा, 63 है धन का, 2 है ऋण का, तो बचेगा 61। ठीक है, अब इस समीकरण को हल कर लेते हैं बस, फिर हमें n का मान प्राप्त हो जाएगा। क्या करते हैं, माइनस 4 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो धन का 4 हो जाएगा, 2n को बाईं तरफ ले जाएंगे तो ऋण का 2n हो जाएगा। तो ये हो गया 7n, 2n आया यहाँ पर तो ऋण का 2n बराबर 61 था ही, ऋण का 4 गया तो हो गया धन का 4। अब 7n में से 2n घटाएंगे तो 5n मिलेगा, और 61 धन 4 होता है 65। अब ये 5 गुणा n है, तो 5 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो बटे में जाएगा, तो n बराबर होगा 65/5। 65 में 5 का भाग देंगे तो हमें मिलेगा 13, 13 पंजे 65 होता है। ठीक है, हमें n ही ज्ञात करना था इस प्रश्न में, तो हम कह सकते हैं अतः दोनों समांतर श्रेणियों के 13वें पद बराबर होंगे, क्योंकि n बराबर 13 है, तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 13। बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक राजस्थान बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब बटन को दबाकर, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और जब भी आप यूट्यूब पर वीडियोस को सर्च करेंगे तो हमारे चैनल के वीडियोस आपको ऊपर नज़र आने लगेंगे। बच्चों, इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोस को देखने के लिए आप कभी भी आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। 16 बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न में हमसे कहा गया है वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद जो है वो पांचवें पद से 12 अधिक है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि इस एपी का प्रथम पद ए है और सार्वंतर डी है, ये हमने मान लिया। ठीक है, और हम जानते हैं ए एन का सूत्र होता है ए एन बराबर ए धन एन माइनस वन गुणा डी। अब दोस्तों प्रश्न में दो शर्तें दे रखी है, एक पहला है कि तीसरा पद 16 और दूसरा है सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो हम दूसरी शर्त को पहले देख रहे हैं, यहाँ पर सातवां पद पांचवें पद से अधिक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, जो सातवां पद होगा ए 7 वो पांचवें पद ए 5 से 12 अधिक होगा, तो ए 7 बराबर हम लिखेंगे ए 5 धन 12, क्योंकि पांचवें पद से 12 अधिक है, ये प्रश्न में दे रखा है। अब ए एन के सूत्र किससे ए 7 और ए 5 के मान रख देंगे, तो ए 7 क्या होगा, ए सूत्र से देखिए ए धन एन माइनस वन, ए 7 है तो एन की जगह 7 रख देंगे, 7 माइनस 1 गुणा डी बराबर ए 5 की जगह क्या रखेंगे ए धन, ठीक है, एन माइनस 1, एन क्या होगा ए 5 में 5, 5 माइनस 1 गुणा डी, और धन 12 है तो धन 12 लिख दिया। अब देखो बाईं तरफ भी ए है और दाईं तरफ भी ए है, ये दोनों ए आपस में कट जाएंगे, और 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 6 डी। इसी प्रकार दाईं तरफ देखिए 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा 4, और गुणा डी है तो हो जाएगा 4 डी, और धन के 12 है तो धन के 12। ठीक है, अब ये 4d को हम बाईं तरफ ले जाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो ये मिलेगा हमें 6d माइनस 4d बराबर 12। 6d में से 4d जाएंगे तो कितने मिलेंगे 2d, तो 2d बराबर 12, 2 गुणा d है, 2 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो बटे में चला जाएगा, तो d बराबर 12/2, 12 में 2 का भाग देंगे तो d बराबर हमें प्राप्त होगा 6। ठीक है, तो हमें d प्राप्त हो गया 6। ठीक है, अब हमें दिया गया, अब जो पहली शर्त है उसको लिख लेते हैं कि तीसरा पद 16 है। ठीक है, ए 3 16 दे रखा है, अब ए एन का सूत्र लगा देते हैं ए 3 में। ठीक है, तो ए 3 बराबर कितना होगा, ए सूत्र के हिसाब से धन एन माइनस 1, ए 3 में एन कितना होगा 3, तो 3 माइनस 1 गुणा डी, डी कितना निकाला 6, तो हमने रख दिया 6, और एक बराबर, बराबर में क्या होगा ए 3 का जो मान दे रखा है कितना दे रखा है 16, तो बराबर हमने लिख दिया 16। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं, तो ये क्या आएगा ए धन 3 माइनस 1 कितना होगा 2, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 6 बराबर 16, 2 गुणा 6 कितना होगा 12, तो ये हो जाएगा ए धन 12 बराबर 16। अब 12 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ऋण का हो जाएगा, तो ए बराबर आएगा 16 माइनस 12, 16 में से 12 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 4, तो ए मिल गया हमें 4। ठीक है, तो हमें ए मिल गया 4, डी मिल गया 6। ठीक है, अब हम एपी को ज्ञात कर लेंगे। तो दोस्तों हमने ए प्रथम पद निकाल लिया और सार्वंतर डी निकाल लिया। ठीक है, ए बराबर 4 और डी बराबर 6। अब हम एपी को लिख सकते हैं जैसा कि हमने प्रश्नावली 5.1 में किया था।
ठीक है, तो पहला पद तो a1 बराबर a बराबर 4 हो गया, ये तो हम निकाल ही चुके हैं। दूसरा पद क्या होगा, a2 बराबर a1 धन d, a1 कितना है 4 और d कितना है 6, तो a2 हो जाएगा 4 धन 6, 4 धन 6 कितना होगा 10, तो a2 आ गया हमारा 10। उसी प्रकार तीसरा पद निकाल लेते हैं, तीसरा पद क्या होगा, a3 बराबर a2 धन d, a2 हम 10 निकाल चुके हैं और d हमें 6 पता ही है, निकाल चुके हैं हम, तो a3 हो जाएगा 10 धन 6, 10 धन 6 होता है 16, तो a3 हो गया हमारा 16। इसी प्रकार चौथा पद निकाल लेते हैं, चौथा पद क्या होगा, a4 बराबर a3 धन d, a3 हम 16 निकाल चुके हैं, ठीक है, तो a4 हो जाएगा 16 धन d कितना है 6, 16 धन 6, 16 धन 6 होता है 22, तो a4 हो गया 22। तो हमने चार पद निकाल लिए, तो हम कह सकते हैं कि अथा AP क्या होगी हमारी, पहला पद 4, दूसरा पद 10 कॉमा 10, तीसरा पद कॉमा 16, चौथा पद कॉमा 22 कॉमा डॉट डॉट डॉट, ये हमारी AP होगी 4 10 16 22 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न 17 में दोस्तों में एक एपी दे रखी है 3 8 13 से लेकर 253 तक, और हमसे कहा गया है कि इस एपी में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद मतलब 253 से 20वां पद, ठीक है, बाईं तरफ आके। ठीक है, तो इसको ज्ञात करने का एक तरीका है, उस तरीके को आप समझ लीजिए, बड़ा आसान है। क्या करते हैं ऐसे केस में, हम एपी को विपरीत ओर से लिखते हैं, उल्टा लिख देते हैं एपी को। ठीक है, तो अंतिम पद को सबसे पहले लिख देंगे और जो पहला पद है उसे अंतिम में लिख देंगे। ठीक है, फिर उससे पहले 8 लिख देंगे, उससे पहले 13 लिख देंगे, तो एपी को हमने उल्टा कर दिया। तो इस केस में भी, इस स्थिति में भी ये एपी ही बनी रहती है। ठीक है, अब नई एपी का जो 20वां पद है, ठीक है, नई एपी का 20वां पद ही दी गई एपी का अंतिम पद से 20वां पद होगा। ठीक है, तो बस अब इस एपी का 20वां पद निकाल लेंगे, वही हमारा उत्तर होगा, वही हमारा जो दी गई एपी है उसके अंतिम पद से 20वां पद होगा, जो अब इस एपी का 20वां पद निकाल लेंगे। तो इस किसी भी एपी का nवां पद निकालने के लिए हमें ए और डी की आवश्यकता होती है। ए यानी कि प्रथम पद, ठीक है, तो नई एपी का प्रथम पद तो हमें दिख रहा है हमारी आंखों के द्वारा 253। ठीक है, a1 बराबर a बराबर 253 हो गया। सार्वंतर के लिए दूसरा पद नहीं है, तो कोई बात नहीं है, हम क्या करेंगे, आखिरी के दो पदों को घटा लेंगे, आखिरी के पद से उसके पहले वाले पद को घटा देंगे। ठीक है, तो नई एपी का सार्वंतर क्या हो जाएगा हमारा, डी बराबर ए एन माइनस ए एन माइनस वन, ए एन है यहाँ पे एनवा पद 3 और ए एन माइनस वन पद है 8। ठीक है, तो डी हमारा आ जाएगा 3 माइनस 8, 3 में से 8 को घटाएंगे तो डी आ जाएगा हमारा -5, तो डी -5 आ गया, पहला पद आ गया। अब 20वां पद निकालना है, तो ए एन का सूत्र हम जानते हैं, ए एन बराबर ए धन एन माइनस वन गुणा डी, ए 20 निकालना है हमें 20वां पद, तो ए 20 क्या होगा, ए की जगह क्या रख देंगे 253 धन एन माइनस वन, ए 20 निकाल रहे हैं तो एन की जगह 20 रख देंगे, तो 20 माइनस 1 गुणा डी, डी की जगह -5 रख देंगे। बहुत ही आसान, अब इसको हल कर लेते हैं। तो ए 20 कितना हो जाएगा 253, अब ये देखिए ये माइनस है और ये प्लस है, गुणा में है तो माइनस प्लस कितना हो जाएगा माइनस, और 20 माइनस 1 कितना हो जाएगा 19, और ये माइनस बाहर चला गया तो गुणा में बचा 5, 19 गुणा 5 होता है 95, तो ये हो जाएगा 253 माइनस 95। ठीक है, 253 में से 95 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 158। ठीक है, ए भी आ गया हमारा 158, तो यही हमारा उत्तर होगा। अतः दी गई एपी का अंतिम पद से 20वां पद क्या होगा 158, तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा 158। 18, प्रश्न 18 में दोस्तों हमसे कहा गया है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। दोस्तों कोई भी एपी लिखने के लिए हमें उसका प्रथम पद चाहिए होता है और सार्वंतर डी चाहिए होता है। तो हम इस प्रश्न को हल करेंगे, पहले ए और डी का मान निकालेंगे, फिर एपी के प्रथम 3 पद लिखेंगे। ठीक है, तो हम मान लेते हैं एपी का प्रथम पद ए है और सार्वंतर कितना है डी है, ये हमने मान लिया है। अब हम जानते हैं ए एन बराबर होता है ए धन एन माइनस वन गुणा डी, ये हम जानते हैं। ठीक है, अब प्रश्न में दो शर्तें दे रखी हैं, ठीक है, दो स्थितियां दे रखी हैं। क्या, पहली दे रखी है कि चौथे और 8वें पद का योग 24 है। ठीक है, तो चौथा पद होगा A4 और 8वां पद होगा A8, तो चौथे और 8वें पद का योग 24 है, तो यानी कि A4 धन A8 बराबर 24 दे रखा है हमको। ठीक है, तो A4 कितना होगा इस सूत्र से, AN के सूत्र से, A धन N माइनस 1, N कितना होगा A4 के लिए 4, तो 4 माइनस 1 गुणा D। ठीक है, धन A8 कितना होगा, A धन n माइनस 1, n की जगह क्या रखेंगे A8 में 8, तो 8 माइनस 1 गुणा डी बराबर है 24, तो बराबर लिख दिया 24। अब इसको थोड़ा हल कर लेते हैं, देखिए a धन a कितना हो जाएगा 2a, अब देखिए 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3d, 3 गुणा डी हो जाएगा 3d, और इधर 8 माइनस 1 होगा 7 गुणा डी हो जाएगा 7d, तो लिख दिया बराबर 24। अब 3d धन 7d हो जाएगा 10d, तो ये आ जाएगा 2a धन 10d बराबर 24। ठीक है, इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1।
ठीक है। अब प्रश्न में जो दूसरी स्थिति दे रखी है उसको लिख लेते हैं। क्या दे रखी है? छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो छठवां पद होगा a6 और 10वां पद होगा a10। तो a6 धन a10 कितना होगा? 44। अब an के सूत्र से a6 और a10 के मान रख लेते हैं। a6 कितना होगा? a धन n माइनस 1 गुणा d। तो n कितना होगा a6 के लिए? 6। 6 माइनस 1 गुणा d धन a10 कितना होगा? a धन n माइनस 1 गुणा d। n कितना होगा a10 के लिए? 10। तो 10 माइनस 1 गुणा d बराबर 44 है, तो बराबर 44 कर दिया हमने। अब आप देखिए, एक ए ये है और एक ए ये है, दोनों धन के हैं, तो ये हो जाएंगे 2a। ठीक है। 6 माइनस 1 होगा 5। 5 गुणा डी 5d धन 10 माइनस 1 होगा 9। 9 गुणा डी 9d लिख दिया। बराबर में 44 है तो 44 कर दिया। अब 5d धन 9d होगा हमारा 14d। तो ये हो जाएगा 2a धन 14d बराबर 44। इसे मान लेते हैं हम समीकरण 2। अब विलोपन विधि से क्या करेंगे? समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे तो 2a चला जाएगा। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर 2 में से 1 को घटा देंगे। तो फिर कैसे लिखेंगे? समीकरण 2 का जो बाईं तरफ है 2a धन 14d उसको पहले लिख लिया, फिर माइनस का चिन्ह लगा दिया। फिर समीकरण 1 में जो बाईं तरफ है 2a धन 10d उसको लिख दिया कोष्टक के अंदर, बराबर का चिन्ह लगा दिया। फिर समीकरण 2 में जो दाईं तरफ है 44 उसको लिख दिया, ऋण का चिन्ह लगा दिया। फिर समीकरण 1 में जो दाईं तरफ है 24 उसको लिख दिया। अब बस कोष्टक खोल लेते हैं और इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2a धन 14d रहेगा, फिर ये माइनस लगा है चिन्ह तो माइनस 2a हो जाएगा, और ये 10d क्या हो जाएगा? ये धन है ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस 10d। और 44 में से 24 घटाएंगे तो मिलेगा हमें 20। समीकरण को हल कर लेते हैं दोस्तों। ये 2a धन का है और ये 2a ऋण का है, तो ये 2a से ये वाला 2a कट जाएगा। ठीक है। 14d में से 10d को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4d। तो 4d बराबर 20 आ गया। ये 4 गुणा d है तो 4 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो बट्टे में जाएगा, तो d बराबर 20/4। 20 में 4 का भाग देंगे तो 5 मिलेगा, तो d मिल गया हमें 5। अब ये d बराबर 5 का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं तो a का मान ज्ञात हो जाएगा। तो d बराबर 5 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 है 2a धन 10d बराबर 24। ठीक है। तो d का मान रख देते हैं 5। तो ये क्या हो जाएगा? 2a धन 10 गुणा d की जगह रख देंगे 5, तो 10 गुणा 5 बराबर 24। 10 गुणा 5 कितना होगा? 50। तो ये हो जाएगा 2a धन 50 बराबर 24। और 50 को दाईं तरफ ले जाते हैं तो ऋण का हो जाएगा, तो 2a बराबर हो जाएगा 24 माइनस 50। 24 में से 50 को घटाएंगे तो माइनस 26 मिलेगा, तो 2a बराबर माइनस 26। अब ये 2 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो बट्टे में चला जाएगा, तो a बराबर माइनस 26/2। माइनस 26 मतलब 26 में 2 का भाग देंगे तो 13 मिलेगा, और माइनस का चिन्ह है ही, तो a बराबर आ जाएगा हमारा -13। अब हमें a मिल गया और d मिल गया। अब हम AP के प्रथम 3 पद लिख देंगे बड़ी आसानी से। a निकाल लिया और d निकाल लिया। अब AP के प्रथम 3 पद लिख देते हैं। तो पहला पद तो a ही होता है, तो a1 बराबर a बराबर हो गया -13, ये हो गया पहला पद। दूसरा पद क्या होता है हमारा? a2 बराबर a1 धन d। तो a1 है -13 और d है 5, तो a2 हो जाएगा -13 धन 5। ठीक है। -13 धन 5 कितना होगा? -8। तो a2 आ गया हमारा -8 दूसरा पद। तीसरा पद लिख लेते हैं। तीसरा पद क्या होगा? a3 बराबर a2 धन d। ठीक है। a2 हम निकाल चुके हैं -8, तो a3 कितना हो जाएगा? -8 धन d। d कितना है? 5, तो -8 धन 5 ये कितना होगा? -3। तो a3 आ गया -3। तो हमने AP के प्रथम 3 पद निकाल लिए, वो क्या क्या होंगे? -13, -8 और -3। यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। 19, प्रश्न 19 में दोस्तों हमसे कहा गया है, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन जो है 7,000 रुपए हो गया? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इसको हल कर लेते हैं। ठीक है। तो देखिए, 1995 में सुब्बा राव का मासिक वेतन कितना था? 5,000 रुपए। ठीक है। और हर साल उसको वेतन वृद्धि कितनी मिली है? प्रत्येक वर्ष 200 रुपए। तो 1996 में सुब्बा राव का मासिक वेतन कितना हो गया होगा? 5,000 धन 200 यानी कि 5200 रुपए। उसी प्रकार अगले साल 1997 में सुब्बा राव का मासिक वेतन कितना हो गया होगा? 5200 पे 200 रुपए बढ़ के मिलेंगे यानी कि 5400 रुपए। उसी प्रकार 1998 में सुब्बा राव का मासिक वेतन कितना हो गया होगा? 5400 पे 200 रुपए बढ़ के मिलेंगे यानी कि 5600 रुपए। अब इसको समझिए ये कैसे AP बन रहा है। देखो, पहला पद कितना आ रहा है हमारा? 5000, a1 बराबर a बराबर 5000। दूसरा पद क्या आ रहा है? देखो, 5000 धन 200। ठीक है। यानी कि पहले पद में कुछ जोड़ा हमने, सारवंत देखो सब में 200 200 जोड़ रहे हैं ना, तो इसलिए लिख दिया हमने a2 बराबर a1 धन d। ठीक है। a1 5000 है और d यहाँ पर 200 है। ठीक है। उसी प्रकार ये a3 बन रहा है हमारा 5400। ये कितना बन रहा है?
A2 धन डी, देखो A2 5200 था और D 200 था, तो A2 धन डी इस प्रकार का बन रहा है। इसी प्रकार ये क्या बन रहा है हमारा A4 5600, A3 धन डी A3 कितना आ रहा था 5400 और D कितना 200। ठीक है, तो ये एक AP जैसा बन रहा है हमारा। ठीक है, तो प्राप्त AP की सूची क्या होगी हमारी 5000, 5200, 5400, 5600 इत्यादि इत्यादि। ये हमें एक AP मिल गई। प्रत्येक वर्ष वेतन की वृद्धि कितनी है 200 रुपए, ये दे रखा है। तो सार्वंतर कितना हो जाएगा D बराबर A2 माइनस A1, या 200 हम डायरेक्टली भी लिख सकते थे। ठीक है, पर हम यहाँ पे फिर भी लिख रहे हैं 5200 माइनस 5000, तो D बराबर हो गया 200। अब डायरेक्टली भी D बराबर 200 लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि nवें वर्ष जो है मिस्टर सुब्बा राव जी का जो है वेतन 7000 रुपये हो जाएगा, ये हम मान लेते हैं nवें वर्ष में। ठीक है, तो हमें n ज्ञात करना होगा। तो इसका मतलब क्या है, एपी का nवां पद 7000 होगा, क्योंकि हमने मान लिया nवें वर्ष में सुब्बा राव का वेतन 7000 होगा। इसका मतलब है एपी का nवां पद 7000 होगा, यानी कि an बराबर होगा 7000। तो दोस्तों, जो काम की चीज है वो लिख लिया, बाकी हमने मिटा दिया। ठीक है, आप उसको पीछे जाके भी देख सकते हैं अगर कुछ छूटा है तो। ठीक है, हम यहाँ पे देखो an 7000 है, a है 5000, d है 200, तो n हमें निकालना है, क्योंकि nवें वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है, an का सूत्र हम जानते हैं, an बराबर होता है a धन n माइनस वन गुणा d। ठीक है, तो an बराबर होगा a कितना है 5000 धन n माइनस वन ही रहेगा, क्योंकि n का मान हमें ज्ञात करना है, गुणा d कितना है 200, तो हमने लिख दिया 200, और an का मान कितना है 7000, तो बराबर में हम कर देंगे 7000। तो ये हो जाएगा 5000 धन n माइनस वन गुणा 200 बराबर 7000। 5000 और 200 में से हम 200 कॉमन ले लेते हैं, तो 200 कॉमन लिया, 5000 में से 200 कॉमन लिया तो बचेगा 25, क्योंकि 25 गुणा 200 होगा 5000। ठीक है, 25 गुणा 2 होगा 50, फिर 2 जीरो लग के 5000 हो जाएगा। और n माइनस वन गुणा 200 में से हमने 200 कॉमन ले लिया, तो n माइनस वन ही बचा, बराबर 7000। ठीक है, अब 7000 में 200 का भाग देंगे तो हमें मिल जाएगा 35। ठीक है, तो और यहाँ पर देखिए 25 माइनस एक कितना हो जाएगा 24, और धन का n। ठीक है, और ये 35 कैसे आया, 7000 में 200 का भाग दिया तो ये 35 आ गया था, और ये 24 कैसे आया, 25 में से एक घटाया तो 24 आया, और धन n। अब ये 24 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो ऋण का हो जाएगा, तो हमें मिलेगा n बराबर 35 माइनस 24, 35 में से 24 घटाएंगे तो मिलेगा 11, n बराबर हमारा आ गया 11। तो हम कह सकते हैं अतः 11वें वर्ष में सुब्बा राव का वेतन 7000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, यही हमसे पूछा था, तो हमारे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा 11वें वर्ष। ठीक है, प्रश्न 20 में दोस्तों हमसे कहा गया है रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत में 17.5 रुपए बढ़ाती गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत जो है 207.5 रुपए हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। n मतलब कौन से सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत जो है 207 रुपए 50 पैसे हो जाएगी। ठीक है, तो ये बिल्कुल प्रश्न 19 की तरह ही है दोस्तों। तो प्रथम सप्ताह में रामकली की बचत कितनी है 50 रुपए। ठीक है, तो पहले सप्ताह में मतलब प्रथम सप्ताह के बाद अगला जो सप्ताह होगा उसको बोलेंगे एकवा सप्ताह में रामकली की बचत कितनी होगी, वो 17.5 रुपए बढ़ाती जाती है अपनी बचत में। ठीक है, 50 धन 17.5 यानी कि 67.5 रुपए। फिर दूसरे सप्ताह में उसकी रामकली की बचत कितनी होगी, जो एकवें सप्ताह में हुई थी 67.5, उसमें 17.5 और बढ़ा देगी वो, तो जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 85 रुपए। फिर तीनवें सप्ताह में रामकली की बचत कितनी होगी, जो दोवें सप्ताह में थी 85, उसमें 17.5 बढ़ा देगी वो, यानी कि 102.5 रुपए। इस तरह वो बढ़ाती चली जाएगी। अब इसमें देखिए हमें एक पैटर्न मिल रहा है। ठीक है, क्या पैटर्न मिल रहा है हमको, देखो पहला जो पद है वो a1 बराबर a बराबर 50 के रूप में मिल रहा है। अगले अगले पदों में देखो हम सब में 17.5 जोड़ रहे हैं, 17.5 जोड़ रहे हैं, सब में बराबर मान जोड़ रहे हैं, मतलब सारवंतर जोड़ रहे हैं। ठीक है, अब ये जो दूसरा पद आया है ये पहले पद में 17.5 जोड़ने से आया, तो इसको हम लिख सकते हैं a2 बराबर a1 धन d। ठीक है, तो a2 हो जाएगा हमारा 67.5। ठीक है, अब देखिए ये जो है 85 ये कैसे आया, 67.5 जो है उसमें 17.5 जोड़ने से आया। ठीक है, तो 67.5 में 17.5 जोड़ेंगे तो 85 आया। तो ये किस तरह से आ रहा है, a3 बराबर a2 धन d, क्योंकि ये a2 है और ये d है हमारा 17.5 सारवंतर। उसी प्रकार ये जो चौथा है हमारा 102.5, वो तीसरा 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 पद जो आया था 85 रुपए, उसमें डी जोड़ने पे आया था 17.5, इसको लिख सकते हैं a4 बराबर a3 धन डी। ठीक है, इस रूप में। तो ये एक एपी की तरह है, तो हमें जो एपी मिल रहा है वो कैसा है 50
67.5 85 और 102.5 डॉट 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 डॉट। ठीक है, अब इसी एपी में एक पद आ जाएगा जहां पे हमें 207.5 मिलेगा। ठीक है, तो साप्ताहिक बचत वृद्धि कितनी है उसकी? ठीक है, साप्ताहिक बचत कितनी बढ़ाती चली जाती है? वो 17.5 रुपए। ठीक है, तो सार्वंतर क्या होगा? डी बराबर A2 माइनस A1 से भी निकाल सकते हैं, वैसे डायरेक्टली भी आप लिख सकते हो 17.5। ठीक है, तो डी बराबर A2 माइनस A1 लिखा, दूसरे पद 67.5 में से 50 को घटा दिया तो ये आ गया 17.5। ठीक है, 17.5। ठीक है, या 17.5। ठीक है, अब हम मान लेते हैं दोस्तों कि nवें सप्ताह में रामकली की साप्ताहिक बचत जो है वो 207.5 रुपए हो जाएगी, ये हम मान लेते हैं। अब हम इसको थोड़ा मिटा देते हैं अपनी सुविधा के लिए और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमने मान लिया है कि nवें सप्ताह में जो है रामकली की साप्ताहिक बचत कितनी है? 207.5। ठीक है, तो इसका मतलब जो जो एपी है हमारी, इसमें 207.5 जो है वो nवा पद होगा। ठीक है, इसका मतलब एपी का nवा पद क्या होगा? 207.5, यानी कि an बराबर होगा 207.5। अब देखो an हमें पता है, a पता है 50 और d पता है 17.5, तो n हम ज्ञात कर सकते हैं बड़ी आसानी से। an का सूत्र होता है an बराबर a धन n माइनस 1 गुणा d। ठीक है, तो यहाँ पर an होगा, a की जगह रख देंगे 50 धन n हमें ज्ञात करना है तो n माइनस 1 हो गया, d की जगह रख दिया 17.5 और an की जगह क्या रख देंगे हम? 207.5। तो ये आ जाएगा हमारा 50 धन n माइनस 1 गुणा 17.5 बराबर 207.5। ठीक है, अब 50 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो ऋण का हो जाएगा, तो बाईं तरफ क्या हो जाएगा? n माइनस 1 गुणा 17.5 बराबर कितना होगा? 207.5 माइनस 50। 207.5 में से 50 को घटाएंगे तो मिलेगा 157.5। तो ये हो जाएगा n माइनस 1 गुणा 17.5 बराबर 157.5। ठीक है, अब 17.5 को जो है दाईं तरफ ले जाएंगे तो बटे में चला जाएगा, तो n माइनस 1 होगा हमारा 157.5 बटे 17.5। इसको हल करेंगे तो हमें मिलेगा 9। ठीक है, तो n माइनस 1 मिल गया 9, माइनस 1 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो धन का हो जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा 9 धन 1। 9 धन 1 होता है 10, तो n बराबर हमें मिल गया 10। ठीक है, हमने क्या माना था कि nवें सप्ताह में रामकली की साप्ताहिक बचत 207.5 रुपए हो जाएगी, यही हमें ज्ञात करना था। तो हम कह सकते हैं कि n बराबर 10 आ गया है, अतः 10वें सप्ताह में रामकली की साप्ताहिक बचत 207.5 रुपए हो जाएगी। तो यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा, n बराबर 10। 10वें सप्ताह में होगी उसकी साप्ताहिक बचत 207.5 रुपए, तो उत्तर है 10। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। बच्चों अगर आप राजस्थान बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और जब भी आप यूट्यूब पर वीडियो सर्च करेंगे तो हमारे चैनल के वीडियोज़ आपको ऊपर नज़र आने लगेंगे। आपको वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर अवश्य शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों का भी फायदा हो, उन्हें लाभ हो। और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और इस अध्याय के अन्य सभी वीडियोस को देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।